start the session. Our objective for today is to very quickly understand 2-3 things absolutely categorically and in the required depth, so that questions starting from the basic understanding of solar system, the effect of solar system on Earth's seasonality, various say geo-lunar, geo-solar, lunisolar events, and a little bit of a very slight touch of how astronomy has been in the Indian tradition, how Vedic era has given space for astronomy to develop and evolve. All right. So that is precisely what we are going to look at today. The first thing that I thought we should take up is understanding, a clear understanding of Moon's position with regards to Earth. Okay, yes, I agree. There is some. No, fine. There is no distortion in there. Please understand what I want to say. You all know that whenever you talk about orientation, spatial orientation, 3D orientation, then there has to be a reference point. है ना? किसी जब आप 3D स्पेस की बात करते हैं, तब किसी न किसी स्थिर या कह लीजिए अपेक्षाकृत जो है वो स्थिर चीज के तुलना में चलायमान चीज की जो है वो परिभाषा या दिशा निर्धारित की जाती है. Okay, so the position of something has to be determined with respect to something else, and that something else has to be relatively stationary to this or relatively in a different motion to this. All right, that is a basic necessity, and that is why we are going to understand the orientation of 3 things which are most important for all our purposes. Okay, number 1 sun, number 2 earth, number 3 moon. So we start with what is closest to earth, and that is what is closer to earth, that is moon. So what is the first question? What is the first question? That is, what is the orbit of the moon around the earth? How is the orbit of the moon around earth? अर्थ के चारों तरफ इसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, आप सब जानते हैं. Even that is not fixed. It is largely circular, but that's also not fixed. All right, that also have a periodicity. The same way, ठीक उसी तरह से चंद्रमा धरती के चारों तरफ जिस परिक्रमा पथ पर चक्कर लगाता है, वो उसी प्रकार निर्धारित जो है आकार का नहीं है, या कह लीजिए जो है वो फिक्स्ड नहीं है. जैसे धरती का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमा पथ 1 लाख साल में इधर उधर होता रहता है ना, कभी सर्कुलर, कभी जो है जो जिसे कहते हैं एलिप्टिकल. ठीक उसी तरह चंद्रमा का भी पथ, जो परिक्रमा पथ धरती के चारों तरफ है, नंबर 1 वो फिक्स्ड नहीं है, वो भी बदलता है, आवर्ती है, वो भी कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे, अभी आगे देखेंगे. और दूसरी चीज, 2 ही इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको बताऊंगा मैं. चंद्रमा का परिक्रमा पथ धरती के चारों तरफ वृत्ताकार जो है, लार्जली आप कह सकते हैं सर्कुलर है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता है. इसकी भी अपनी एक साइकिल 8.85 ईयर्स और ऐसा करके ये भी बदलता रहता है, थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित होता है. ओके, और दूसरी चीज जो बताऊंगा वो ये है कि इसका परिक्रमा पथ, चंद्रमा का परिक्रमा पथ जिस प्लेन में चंद्रमा ऐसे होता है, उसकी तुलना अगर धरती के परिक्रमा पथ से कीजिए, जिस तल में धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, तो वो ऐसे है. मान लीजिए धरती को भी फिक्स्ड मान लीजिए, धरती का ऐसे है समतल, तो चंद्रमा का जो है अगर सेम टू सेम होता तो ऐसे होता, लेकिन चंद्रमा थोड़ा टेढ़ा है, 5 डिग्री जैसा समझिए टेढ़ा है, 5.2 डिग्री जैसा उस इलेक्ट्रिकल एक्सिस के हिसाब से जो है वो टेढ़ा है. इसीलिए उसके क्या इंप्लीकेशंस है वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बात करेंगे, जल्दी सुनते जाइए. तो चंद्रमा धरती के चारों तरफ चंद्रमा के परिक्रमा पथ के बारे में हमने 2 चीजें जानी. नंबर 1 कि वो तो आप, नंबर 0 तो आप जानते ही हैं कि वो 27.3 दिवस जैसा लेता है धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने का. लेकिन क्योंकि उस बीच में धरती भी आगे बढ़ जाती है, इसलिए अगर पूरा जो टाइम कैलकुलेट करिए कि चंद्रमा को वापस अपनी स्थिति में वापस आने में स्पीड के हिसाब से धरती का चक्कर लगाना अगर बात की जाएगा 27.3 दिवस जैसा जो बनता है, 27.5 दिन जैसा. लेकिन धरती
ये चक्कर लगाने के बाद ठीक उस पोजीशन में आने में, क्योंकि धरती भी तो मूव कर गई ना आगे, तो उस पोजीशन में वापस आने के लिए 1-1.5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, समझिए 28-29 29 दिन जैसा लग जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये इसीलिए जो लूनर मंथ होता है, लूनर मंथ मतलब चंद्रमा पर आधारित जो मास होता है या माह होता है, इसकी गणना की जाती है। दैट लूनर मंथ actually has 29 point something days. Why? Because of this, because if you make moon a reference point, then the starting point will be this, and then the ending point will be again the same position of the moon. That's why for the purposes of lunar month जो है हम लोग क्या करते हैं कि 29 डेज जैसा वो बन जाता है। उसको अभी डिटेल में देखेंगे। तो पहली चीज हम समझ गए, इसका आपस में जो है यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। खींच के नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो ये देखिए, अर्थ और मून का आपस में समझ गए। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं, सन, अर्थ और मून, ये आपस में ओरिएंटेशन, इनका रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, अब हम ये समझने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको पूरी तरह से, स्पॉटलाइट करना पड़ेगा मुझे ताकि मुझे दिखता रहे कि आपको क्लियरली दिख रहा है। एक तरफ आपके सूर्य है, देख रहे हैं, सूर्य, धरती और चंद्रमा। अब अगर ये बात आ जाए कि सूर्य, धरती और चंद्रमा का आपस में क्या संबंध है, तो माना कि धरती सूर्य के तरफ जिस तल में चक्कर लगाती है वो ये है। ठीक है, ये तल है, यानी मैं आपको कैसे समझाता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, टॉपिक से। जो बात कही जा रही है वो ये है, माना कि धरती और सूरज जिस तल में स्थित है वो ये है। ठीक, जिस तल में चक्कर लगाया जा रहा है ऐसे धरती आएगी, और समझिए कि अगर ये सूरज है तो इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती रहेगी। ये धरती और सूर्य का आप चक्कर लगाने का प्लेन हो गया, द प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मून if moon was also in the same plane, then this will be like this। ऐसे कर लीजिए, ऐसे होता, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्त। ठीक है, धरती सूर्य के तरफ चक्कर लगाने वाला प्लेन अगर ये है, तो मून धरती के चक्कर जो लगाता है वो ऐसे लगाता है। इसके ऊपर चढ़ा दीजिए इसको। नाउ यू आर एबल टू सी दिस। आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर मून का भी प्लेन यही होता, सेम टू सेम होता, तो दिक्कत क्या आती, दिक्कत नहीं कहेंगे तो क्या मजेदार चीज होती है कि जब भी चंद्रमा चक्कर लगाने के बाद यहां आता, यहां कहा, इस जगह पे धरती और सूर्य के बीच जहां दो कॉपियों के बीच जगह है, ठीक है, जब भी चंद्रमा इसके बीच आता तो हमेशा सूरज को ढक लेता कि नहीं ढक लेता? आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हमेशा हमेशा सूरज के बीच आ जाएगा, वो धरती और सूर्य के बीच आ जाएगा। लेकिन क्योंकि उसका पथ ऐसे है, टिल्टेड है, इसीलिए 2 बार ऐसा ही होगा, खाली पूरे उसमें, पूरे परिक्रमा पथ में 2 ही बार ऐसा होगा जब उसको काट के ऐसे ऐसे इधर क्रॉस हो रहा होगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई? तो 2 तल तो आप समझ गए कि अगर सूर्य और धरती ऐसे हैं तो चंद्रमा और पृथ्वी ऐसे हैं, इसमें अंतर है 18 पॉइंट समथिंग डिग्री का कह लीजिए। एक तरफ से नापेंगे, देखो टोटल जो झुकाव है वो कितना है, धरती का जो झुकाव है वो कितना, 23.5। ठीक है, 23.5 ही हो गया। अब चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा का जो पथ है उसका जो इलेक्ट्रिकल है वो 5 डिग्री का इसमें डिफरेंस है। धरती का जो झुकाव है उससे नापिए तो 5.2 डिग्री जैसा उसमें अंतर आता है। इसीलिए हर अमावस्या सूर्य ग्रहण नहीं बनती। ये लाइन मैं बोल सकता हूं क्या? आप सहमत है कि असहमत है? बताइए चैट बॉक्स में, क्या ये लाइन बोलना ठीक है कि हर अमावस्या सूर्य ग्रहण नहीं होती और हर पूर्णिमा चंद्र ग्रहण नहीं होती इस टिल्ट के कारण? क्या ये बात सही है? चलो, इतना अगर समझ गए तो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, बहुत समय नष्ट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है,
तीन चीजों का एस्पेक्ट जो है, ये कोई साइंस और उसकी एस्ट्रोनॉमी की क्लास नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि तीन अलग अलग प्लेन हैं और वो तीन तल हैं अलग अलग। एक वो तल जिसमें धरती और सूर्य को सिर्फ उनका चक्कर लगाने का जो प्लेन है वो हुआ, ठीक है। दूसरा तल ये हुआ जिस तल के जो धरती के अक्ष का झुकाव है वो भी एक तल बनाता है ना ऐसे। और तीसरा तल हुआ चंद्रमा कितना झुका हुआ है। तो इस सूर्य धरती चंद्र धरती सूर्य प्लीज ऐसा जियो सोलर प्लेन जो है, फिर से जियो सोलर प्लेन की तुलना में लूनर जियो लूनर जो प्लेन है वो ऐसे है और धरती खुद इतना टेढ़ा हुई है। अब आप तीनों समझ गए, एकदम परफेक्ट प्लेन ये है धरती और सूर्य के बीच का, ठीक। और धरती इतनी झुकी हुई है, इतनी ऐसे 23.5 डिग्री, और चंद्रमा इतना झुका हुआ है धरती के एक्सिस से 5 डिग्री। समझ गए तीनों चीज, एकदम क्लियर, कुछ है ही नहीं इसमें। अब अगर ये समझ गए हो तो आगे जिस दुनिया में रहते हो, जिस जहां में होगे तो जान लो। अब देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, इस पूरी चीज को पकड़ के, ये जो पूरी चीज ऐसे है, ये वाला एक्सिस देख रहे हो, ये एक्सिस सूर्य और धरती का जो एक्सिस है जो इससे गुजरता है, यानी जियो सोलर प्लेन। ये सब मेरा प्राइवेट टर्मिनोलॉजी है, ये करेक्ट नहीं हो सकता है साइंटिफिक, खाली आपको समझाने के लिए। तो जियो सोलर जो प्लेन है, जिसमें एलिप्टिकल प्लेन इसको कह लीजिए, जिसमें कि ये चक्कर लगाती है, उसको मैं ऐसे उठा लूं, देखो ऐसे समझो, बात को समझो, ये हमारा जियो सोलर प्लेन है, ठीक है। इस पूरे को, और चंद्रमा ऐसे टेढ़ा है, धरती ऐसे झुकी, वो सब ठीक है, लेकिन जियो सोलर प्लेन ये है। इसको ऐसे मैं पकड़ लूं, ऐसे ऐसे उठाया, और देखो क्या करने जा रहा हूं, देखते रहना। प्लेन को, प्लेन अभी ऐसे ही है, ऐसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, अब देखना। अब इस पूरे प्लेन को जो यहां से उठाया है उसको ऐसे सेट कर दो 60 डिग्री पे, 60 डिग्री के एक्सिस पे उसमें डाल दो ऐसे। समझे बात को? यानी हम ऐसे देख रहे थे, ऐसे समझो ना कि हम ऐसे देख रहे थे, हम इसको ऐसे अभी तक समझ रहे थे, और फिर जब देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा गैलेक्सी का अपना प्लेन ये है। आप समझे बात? ये बात समझ में आई चित्र के द्वारा? ये मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जो हम साइड से देख रहे हैं, साइड से ऐसे कोलैप्स हो जाता है ना, सब कुछ बताया नहीं था कि सब चीज अपने ऊपर जो है कोलैप्स हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ये फ्लैट हुआ है, देखो ये फ्लैट हुआ, ठीक है। सोलर सिस्टम की बात नहीं हो रही है, पूरे गैलेक्सी की बात हो रही है। तो ये जो फ्लैट हो गया है, उसमें उसमें यहां कहीं सूरज गड़ा हुआ है, ऐसे गड़ा हुआ है समझ लो। सूरज यहां गड़ा हुआ है जो गैलेक्सी के खुद के चारों ओर घूम रहा है, तो जानते होगे। तो जो गैलेक्टिक सेंटर है वो ये है, उसमें सूरज यहां कहीं है, उस सूरज के चारों तरफ ये सौरमंडल है उसका। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ, द एंटायर थिंग? कि पूरे गैलेक्सी का नॉर्थ और साउथ ये है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? गैलेक्सी का नॉर्थ और गैलेक्सी का साउथ ये है, और ये गैलेक्सी हो गई प्लेन, फ्लैट ऐसे, ठीक है, पूरी के जैसे, पराठा जैसे समझो, हो गया, ठीक है। उसमें वो भी 3D है, 2D नहीं है, ऑब्वियसली 3D स्पेस है। तो इस 3D स्पेस में यहां कहीं जो है वो सूरज है जो चक्कर उसके चारों लगाता है, गैलेक्सी के चारों। उस सूरज के चारों धरती ऐसे चक्कर लगाती है, उस धरती के चारों चंद्रमा थोड़ा टेढ़ा होकर ऐसे चक्कर लगाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, दैट द गैलेक्टिक नॉर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम सन्स नॉर्थ, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ्स नॉर्थ? ये तीन चीज समझ में आया कि नहीं? गैलेक्सी का नॉर्थ एक हुआ, दूसरा सूर्य का नॉर्थ हुआ, और तीसरा धरती का नॉर्थ हुआ। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? ये ओरिएंटेशन दिमाग में बैठ गया कि हाँ कैसे कैसे सब कुछ अरेंज है अपने आप में, ठीक। एकदम एकदम सीधा सीधा बात है, लेकिन ये इतनी छोटी सी चीज है, देखिए टोटल 5 मिनट्स लगा इस चीज को समझने में। और अभी तक आप लोग अगर ईमानदारी से कन्फेस करेंगे तो ये शायद ये चीज अभी तक भी नहीं मालूम थी, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती, ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। ये इसी के चारों वो चक्कर लगा रहा है, तो गैलेक्टिक जो गैलेक्टिक एक्सिस है वो ये है, इसके चारों तरफ जो है बहुत सारे सोलर जो है तारा समूह और सब चक्कर लगा रहे हैं। उसमें से एक सूरज है, सूरज के चारों तरफ इस तरह ये प्लेन है सूरज का, जिसमें कि धरती चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। उसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहता है, दैट्स इट। अभी के लिए इतना समझ गया आप? ओके।
आगे आ जाइए भाई। अगली चीज आपको बताना चाहते हैं, नाइट स्काई को अच्छे से समझिए और इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इस चीज को मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी चित्र से वापस एक बार बताना चाहता हूं ताकि आप हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाए। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है। हम धरती के वासी हैं, हम यहाँ पर कहीं पे हैं, ठीक बात है, धरती पर है। Why is it so? यार मैं आपको अपने हाथों से बनाकर एक चित्र दिखाता हूं, ठीक है, इससे समझा जा सकता है, इससे समझा जा सकता है। देखो अब जब आप जानते हैं कि धरती जो है, धरती सूर्य के सापेक्ष एक तल में हो गई और फिर चंद्रमा भी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो धरती के सापेक्ष, धरती की तुलना में धरती के सापेक्ष दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं। अभी दूसरा समझने के लिए आप धरती को स्थिर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो धरती के जो है, धरती की तुलना में दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोज रोज हमको मूवी में दिखाई देते हैं। एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। ये दोनों हमको दिखाई देते हैं, ऊपर देखिए तो यहाँ ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इनका पोजीशन डिस्क्राइब करना हो किसी भी तारीख को, किसी दिन में ऑब्वियसली दिन में सूरज और रात में चंद्रमा, अगर इनकी पोजीशन को आप किसी अपने जानने वाले या दोस्त को डिस्क्राइब करना चाह रहे हो कि यहां है, तो यहां है किस आधार पर करोगे आप? मैं ये पूछता हूं कि कैसे बताओगे कि यहां है सूरज? गोला प्रकार लेकर वो सब लेकर तो बैठोगे नहीं, ये नाप लेता हूं वो नाप लेता हूं। एक दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, सन और मून, और इनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो कैसे किया जाए डिस्क्राइब? किसी को बताना हो कि सूरज यहां पे है, चंद्रमा इस समय रात में यहां पे है, कैसे बताया जाए? ऑब्वियसली डू यू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि यदि किसी भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो यू हैव टू टेक अ रेफरेंस फ्रॉम समथिंग। जैसे बहुत आम भाषा में कह लीजिए कि सूर्य अब उदय हो रहा है क्षितिज पर, तो जब आप क्षितिज शब्द बोलते हैं तो क्षितिज जो है वो स्टेशनरी मान के बोलते हैं ना, कि क्षितिज सूर्य की तुलना में स्टेशनरी है, तो अब क्षितिज से ऊपर उठ रहा है, अब सूर्य सिर के ऊपर आ गया है, अब जो है वो सनसेट हो रहा है, यही तो है, ठीक बात है। तो ये तो हो गया फोरग्राउंड, कि फोरग्राउंड के आधार पर बता रहे हैं हम, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बचपन में खेल नहीं खेलते थे जब थोड़ा समझदार हो गए थे, तो कि जो है जब हमको थोड़ा बहुत पता चला इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, सन के मूवमेंट के बारे में, तो हम लोग क्या करते थे कि जो बालू है, मिट्टी है, मिट्टी में एक लकड़ी गाड़ दो, फिर लकड़िया की जो छाया है वो जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे आप बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि कितना बचा है। तो ये तो फोरग्राउंड हो गया कि हम जो जो हमारे और सूर्य के बीच में है उसके आधार पर तय करना, ठीक। तो सूर्य का तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। एक मिनट के लिए चलते हैं, आगे बढ़ाता हूं आपको, ठीक है। अब ये बताओ चंद्रमा की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करोगे? रतिया में रात में निकला चंद्रमा, उसकी पोजीशन बतानी है किसी को, कैसे बताओगे? वही बात कि क्षितिज से चंद्रमा निकला और ये वो, लेकिन चंद्रमा के साथ वो लकड़ी वाला कर पाओगे हमेशा? अमावस्या भी तो हो सकती है, तब क्या करोगे? यू गेट माई पॉइंट? सो और पता चला धरती खुद भी मूव कर रही है, तो धरती तो खुद ही स्पिन कर रही है, एक तो ये, दूसरा चंद्रमा, तो एक तो डेली मूवमेंट हो गया चंद्रमा का कि ये उठा ये गिरा, ये उठा ये गिरा, चलो ये तो बता लगे, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर चंद्रमा कहां पर है, किस जगह पर है, ये कैसे बताओगे? ऑब्वियसली देखो ना, अगर आपको हमको रेगिस्तान में रात में छोड़ दिया जाए खुले मैदान में और चंद्रमा उदय हो, तो चंद्रमा जब उदय होगा तो क्या दिखेगा आपको? आकाश की तरफ देखेंगे, मान लो जो है चंद्रमा अमावस्या के बाद दूसरा तीसरा दिन है, थोड़ा सा चमक रहा है और आगे दिख रही है चंद्रमा, उसको कहां, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट, सबसे आसान रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? उसका बैकग्राउंड। सोच कर देखो ना कि चंद्रमा अगर मूव कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड जो है उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, किलोमीटर नहीं हो गया वो कि अब इतने किलोमीटर पर पहुंच गया, अब इतने किलोमीटर पर पहुंच गया। हम लोग कैसे बताते हैं कि किसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो हम कैसे बताते हैं कि अब हम 100वें किलोमीटर पे पहुंच गए हैं,
अब इतना किलोमीटर, मान लो 125 किलोमीटर की दूरी है, हमारे गांव से लखनऊ दूरी मान लो 125 किलोमीटर है, तो हम कैसे बताते हैं कि अब इतना टाइम बचा है, मम्मी पहुंच गए या फलाने आ रहे हैं, कैसे बताते हैं? बिकॉज द ग्राउंड इज स्टेशनरी इन कंपैरिजन टू माई मूविंग व्हीकल, दैट्स वाई। तो चंद्रमा को अपनी गाड़ी समझ लो और ग्राउंड को आकाश समझ लो, तो उसमें माइलस्टोन फिक्स कर सकते हो कि नहीं? नॉर्थ पोल बोल रहा है, नॉर्थ पोल बाद की बात है, छोड़ो नॉर्थ पोल की चिंता ही ना करो। हमारी बात अब समझ में आई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आकाश में मूव कर रहा है, और अगर यह बात सही है कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका जो बैकग्राउंड है, स्टार्स से भरा हुआ जो बैकग्राउंड है, वो रिलेटिवली स्टेशनरी है, मूव तो सबकी कुछ कर रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, the rest of the sky is relatively stationary, then that can serve as a fine reference point or not. हो गया? तो धरती के चारों तरफ ऐसे एक गोला बना लो, ठीक है, इमेजिनरी गोला बना दो चारों तरफ, और उसमें अपने हिसाब से किलोमीटर गाड़ दो, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इतने किलोमीटर, बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा आपका सब। तो अगर किलोमीटर गाड़ दिए जाए तो काम हो जाए। तो चंद्रमा चंद्रमा धरती का एक पूरा चक्कर जो है उसको कितना समय लगता है? अब उस पर दिमाग ना लगाइए कि सर वो तो धरती पे आगे मूव कर जाती है, हम तो धरती पे है ही, तो धरती आगे पीछे मूव कर जाती है, हमको इससे मतलब नहीं। अभी सिंपल सा ये पूछ रहे हैं, हम धरती से जब देख रहे हो, ठीक है, धरती की तुलना में चंद्रमा का मूवमेंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितने दिन लगते हैं? अभी क्या बताएगा, प्योर स्पीड वाइज कितने दिन लगते हैं? ठीक बात। अब पॉइंट वाइज पे हमसे गलती हो सकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इतने पॉइंट इतना दिन, लेकिन 27 दिन आप जानते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लोगों ने ऑब्जर्व किया भाई, हम लोगों के जो पूर्वज थे वो देखते रहे कि टोटल जो है वो 27 दिन लगता है, और चंद्रमा फिर से अमावस में आ जाता है या फिर से पूर्णिमा में आ जाता है, ऐसे करके घूम के आ जाता है कुल मिलाकर। तो उस वही फेस, चंद्रमा का वही सेम फेस अर्थ को कब दिखता है? तो भाई इतने दिन में मान लो दिखता है। तो हमारे लोग ये जानते थे कि भाई 27 दिन, टोटल 27 साढ़े 27 दिन लगता है, तो वो लोग क्या किया, 27 किलोमीटर गाड़ दिए ऐसे ऐसे करके, कि जब यहाँ हो तो पहला दिन, यहाँ हो तो दूसरा दिन, यहाँ हो तो तीसरा दिन। फेज मून की मालूम ही है आपको, फेज तो मालूम ही है उसका कि ये पहला, फिर अब बढ़ गया, फिर अब बढ़ गया, अब बढ़ गया, अब पूरा हो गया, अब घटना शुरू हो गई, ये तो मालूम ही है। तो अब खाली किलोमीटर गाड़ दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा कि आप जो है उसके लूनर साइकिल में आप कौन से दिन पे हैं। क्या बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? सोच के बताना जरा। अगर मून का फेज मालूम हो कि आज चौथा दिन हो गया, और वो कैसे पता चलेगा मून का फेज? अरे ज्यादा 2 ही रात खर्च होगा ना तुम्हारा, 2 रातों में पता चल सकता है कि नहीं कि मून बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये बताओ, सोच कर देखो, एकदम आम आदमी, ले पर्सन के हिसाब से सोचो। हम खुले मैदान में रात में है और कुछ नहीं हमारे पास, घड़ी, मोबाइल, कोई साधन ही नहीं है जानने का कि हम साल के कौन से समय में हैं, ठीक, या कहा हम टाइम का मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है। फिर क्या करोगे बताओ? चंद्रमा का मूवमेंट, एक चंद्रमा की फेज कि कौन से जो है फेज में, कला में, चंद्र कला जिसको बोलते हैं, चंद्रमा अपनी कौन सी कला में है, 2, और तीसरा किस बैकग्राउंड में है, 3 चीज आपको मालूम हो तो आप पहचान लेंगे कि चंद्रमा इस समय यहाँ पे है भाई। तो अब ये पूछ रहा हूं मैं कि अगर ऐसा है तो सूर्य भी तो है, सूर्य नहीं रिलायबल है, सूर्य भी तो रिलायबल है, 365 दिन का जो भी ये सब होता है, तो सूर्य को भी तो मान सकते थे ना? हाँ मान सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दिन में दिखाई पड़ेगा क्या उसका बैकग्राउंड? दिन में सूर्य का बैकग्राउंड दिखाई पड़ेगा कि कौन सा तारा है इसके पीछे? समझ रहे हो बात जो हम कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सभ्यता और संस्कृति में चंद्रमा को, और ये तो बात है ही है कि चंद्रमा बहुत नजदीक है, उसका जीवन पे जो भी प्रभाव मानते हैं एस्ट्रोलॉजी, वो सब ठीक है, लेकिन चंद्रमा को एक जो है रेफरेंस पॉइंट मानना क्यों क्यों आसान हो गया, क्यों ज्यादा बढ़िया, प्रैक्टिकल क्यों प्रैक्टिकल रहा? इसलिए प्रैक्टिकल रहा क्योंकि उसके पीछे का जो माइलस्टोन है, बैकग्राउंड है, वो रात में दिखता है, इसलिए उसको फटाफट गिन लो कि ये इतने इतने में रहा। समझ गए बात? तो अगर ये बात सही है तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चंद्रमा जो अलग अलग जगह से जो है वो राइज होगा, ठीक है,
और इसके आधार पर, या छोड़ो अभी एडवांस में नहीं ले जाते हैं, तो यहां तक आप समझ गए कि ये धरती हुई। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, हाँ घबराना मत, एक मिनट में जाना। हाँ भाई, खाली समझने के लिए कि ये धरती है, ठीक है, मान लो ये धरती है और ये चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इस तरह से, ऐसे चंद्रमा मान लो चक्कर लगा रहा है। तो धरती से जब हम देखेंगे चंद्रमा को, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा उस तरफ, पीछे क्या दिखाई पड़ेगा, तारा समूह दिखाई पड़ेगा। उसी तारा समूह की बात मैं कर रहा हूं आपसे, देखिए जस्ट नाइट स्काई की मैं बात कर रहा हूं, ये हुआ, ठीक है, ये। तो मान लो यहां धरती है, बीचों बीच में कहीं धरती है, ठीक है। जब भी चंद्रमा उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है तो उसके बैकग्राउंड में, ये मान लो धरती है, ये चंद्रमा है, धरती से अगर चंद्रमा की तरफ देखें तो वो किस बैकग्राउंड में है, ठीक है। वो बैकग्राउंड जो है वो बदलता रहता है जब पूरे समय के साथ, और धरती और चंद्रमा तो घूम ही रहे हैं, सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हैं। समझे बात, फिर से वापस आते हैं, घबराएंगे नहीं, कई बार आपको बताना पड़ता है, जरूरी है, ध्यान से समझना। हमने कहा था कि खाली समझने के लिए धरती को स्थिर कर देते हैं, तो चंद्रमा यहां चक्कर लगा रहा है धरती के चारों तरफ, और सूर्य भी तो चक्कर लगा रहा है धरती के चारों तरफ, खाली समझने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। वास्तविकता अलग है, लेकिन रिलेटिव मोशन की बात करें तो सूर्य भी, तो दो तरीका हो सकता है कि नहीं देखने का, कि चंद्रमा का बैकग्राउंड कहां है एक, और दूसरा सूर्य का बैकग्राउंड कहां है। लेकिन ये तो हम जानते ही हैं कि बैकग्राउंड तो सेम ही है दोनों का, उसी स्पेस में दोनों ही, कहना नहीं चाहिए सूर्य चक्कर लगा रहा है, लेकिन समझने के लिए हमारे सापेक्ष उसी बैकग्राउंड में दोनों उठ रहा है, सनसेट और मून, सनराइज मूनराइज, सनसेट मूनसेट दोनों में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया कि नहीं रेफरेंस का। यह बात सही है कि यह देखना जो है वो संभव नहीं कि दिन में सूर्य कहाँ है, लेकिन जस्ट सूर्योदय के आसपास और सनसेट के आसपास तो दिख सकता है ना कि पीछे तारा कौन सा है। डू यू गेट इट और नॉट। तो सूर्य भी, तो धरती सूर्य नक्षत्र, अब मैं बोल रहा हूं शब्द जो नहीं बोलना चाह रहा था अभी तक, अब बताता हूं मैं आपको कि जो बैकग्राउंड है दैट इज द कॉन्स्टेलेशन, तारा समूह कह लीजिए उसे। तो बैकग्राउंड को ध्यान से देखा जाए तो वो कुछ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि अच्छा ये वो तारा समूह है, ये वो वाला तारा समूह है, ये फलाना तारा समूह है। इसके आधार पर जो है माइलस्टोन गाड़ दिए गए, ठीक है। मुख्य रूप से चंद्रमा को ही रखा गया, मैंने एक्स्ट्रा चीज सूर्य वाली इसलिए बताई क्योंकि वो भी संभव है, लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए अभी जो पढ़ रहे हैं उसके पर्पस के लिए बस इतना समझिए कि धरती के चारों ओर चंद्रमा कहां कहां है उसके बैकग्राउंड की तुलना में, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम समझ गए तो मैं आपको बताता हूं कि धरती के चारों तरफ जब देखा जाए, धरती चंद्रमा सूर्य सब इसी में चक्कर लगा रहे हैं, सौरमंडल, ये पूरे सौरमंडल इसी में कहीं है समझ लो, और उसके चारों तरफ का पूरा ये तारा समूह है। तो मानो ये धरती का पॉइंट है, ठीक है, और ये चंद्रमा का पॉइंट है। तो धरती से चंद्रमा की तरफ जब देखेंगे आप, नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा, ये धरती है और ये चंद्रमा है। तो धरती से चंद्रमा के पीछे देखिए तो लिखा हुआ है पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ठीक है। अब चंद्रमा ऐसे आ रहा है, स्वाति, हस्ता, चित्रा, वैशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे जैसे चंद्रमा घूम रहा है, इसको टॉप व्यू समझ लीजिए, टॉप व्यू की आप ऊपर से देख रहे हैं, यहां धरती है और चंद्रमा ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ऐसे ऐसे खींच दीजिए लाइन कि धरती और चंद्रमा की सीध में कौन पड़ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि पूरे साल का समय, पूरे साल आप ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल घूम घाम के एक पूरा चक्कर जब धरती लगाती है, ठीक है, पूरा चक्कर जब लगाती है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे धरती घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, और चंद्रमा इज द रेफरेंस पॉइंट, अर्थ इज मूविंग
around the sun, and Chandrama is the reference point for all the different positions. So in the entire year, you will find that on different days, moon may be against a different background. Okay, so there are 27 वो हुए, तो 27 मान लिया गया कि 27 जो है वो नक्षत्र है। टोटल 27 नक्षत्र आइडेंटिफाई किए गए कि ये हमारे माइलस्टोन्स हुए। चंद्रमा आज इस नक्षत्र में है, चंद्रमा आज यहाँ नक्षत्र में है, ऐसे ऐसे वो मूव करता है। दैट बिकेम द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। ओके, इंडिया जो हमारा जो कल्चर है उसमें दैट बिकेम द टाइम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो भाई सिंपल सी बात है कि 27 जो नक्षत्र है उनमें से होकर चंद्रमा जो है वो गुजरता है। ठीक बात है, सही बात है। और उसमें ठीक है, मैं अभी फोकलोर में नहीं जाऊंगा, उसमें कहा जाता है कि वो एक एक करके हर जो है नक्षत्र के जो है वो उसकी पत्नियों जैसे हैं, तो सबसे जाके मिलता है 27 दिन तक और फिर वापस अपने घर में वापस आता है, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो 27 नक्षत्रास विद रिस्पेक्ट टू मून आप देखेंगे तो वो पता चल जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू सन ऑल्सो एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर्स सन विल बी मूविंग अक्रॉस द डिफरेंट नक्षत्रास। ठीक, और मून जो है वो महीने में ही 27 नक्षत्र कर देगा। तो वन बिकम्स द बेसिस ऑफ लूनर मंथ्स, और इन लूनर मंथ्स को, एक महीने को अगर आप 12 में एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका जो है वो पूरा लूनर ईयर जिसे कहते हैं। आपको पहले से ही मालूम है कि चंद्रमा के आधार पर यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि चंद्रमा जो लूनर मंथ निकलेगा वो छोटा रह जाएगा। अब वापस उस पर आइए, ठीक है, अब वापस आ जाइए उस चीज को कि चंद्रमा को कुल मिलाकर, अगर चंद्रमा को रेफरेंस पॉइंट महीने का मंथ काउंट करने के लिए अगर चंद्रमा को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो चंद्रमा को सेम अपना फेस वापस दिखाने के लिए अर्थ को 29 के ऑर्डर 29 लगभग दिन लगते हैं। ठीक है, तो 29 दिन उसको लग जाते हैं। तो ये जो एक एक दिन छोटा पड़ता जा रहा है वो अंत में कितना हो जाएगा, 11 दिन जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन छोटा पड़ जाता है, किसकी तुलना में मैं कह रहा हूं, सूर्य की तुलना में। ठीक, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना समय लेती है, और इधर चंद्रमा जो समय ले रहा है उसको करते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए। पूरे साल में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि लूनर मंथ को 12 से गुणा कर भी दिया जाए तो भी वो 10 से 11 दिन छोटा रह जाता है सोलर ईयर से। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? कौस्तुभ पूछते हैं कि जो है पंचांग वालों को कैसे पता चलता है, क्या कैसे पता चलता है? विजुअल, ये पूरा का पूरा गेम विजुअल है, लेकिन चूंकि बहुत समय से सिस्टम निर्धारित हो गया है इसलिए ऑल दैट यू हैव टू डू इज कीप अपडेटिंग। अब सिर्फ अपडेट करना पड़ रहा है। हजारों साल तक विजुअल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो गति लिख दी गई है वो लिख दी गई। तो आप समझे, आप हमारा टाइम कीपिंग कैसे हुआ करता था जो है वो मेनली लूनर, लेकिन ऐसे इतना आसान नहीं है, आगे बताता हूं मैं आपको। तो ये बात समझे। अभी आते हैं कौस्तुभ, वापस आते हैं उस चीज पर। क्या आप इस बात को समझ गए बहुत अच्छे से कि अगर आप लूनर मंथ रखेंगे, सिर्फ लूनर बेसिस रखेंगे कैलकुलेशन का, और कोई सोलर रख रहा है अगर, तो आपके और उसके कैलेंडर में जब एक साल पूरा होगा तो कितने दिनों का अंतर आएगा, 10 से 11 दिन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, आप पीछे चलते चले जा रहे हैं कि नहीं? आपका चीजें जल्दी आ जा रही हैं कि नहीं? सोचकर बताइए। आपके जो त्योहार, आपकी तिथियां सब जल्दी आती जाएंगी कि नहीं आती जाएंगी? तो क्या आप समझ सकते हैं कि जो है अगर आप प्योरली लूनर कैलेंडर को फॉलो करेंगे तो आपकी हर तिथि अगले साल 10-11 दिन छोटी पहले आ जाएगी। यह भी क्लियर हो जाएगा, सबको क्लियर होना चाहिए। अरे आप ये जानते हैं कि नहीं कि ये लोग मानता ही नहीं था ना, 1918 तक, इंटरेस्टिंग एक बात है जानना चाहिए आपको, 1918 तक शायद जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर वाले ये जो लोग हैं ये तो फॉलो करते नहीं थे ना, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उनका वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर तो फॉलो करते नहीं थे, वो अपना लूनर के हिसाब से या कैसे भी करके अपना मैनेज करते थे टाइम। तो जो ओलंपिक हुआ था कि क्या हुआ था, तो उसमें जो इनका कॉन्टिजेंट था, जो इनके प्लेयर्स थे, वो कुछ ऐसा कंफ्यूजन हुआ, कुछ गड़बड़ाया कि 12 दिन बाद पहुंचे घूम घुमा के, कुछ इस तरह मंथ के कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक हुआ। उनका दूसरा सिस्टम था, इनका दूसरा सिस्टम था, तो ऐसा भी होता है।
दैट इज व्हाई इट वाज नेसेसरी कि सबको जो है यूनिफॉर्म किया जाए। वो अभी बाद में आता है उस पर। तो यहां तक आप समझ गए, ठीक है। लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर को अगर तुलना करेंगे तो हर साल 10 ऑन एन एवरेज जो है वो 10, 9:30 से 10:30, 11 टाइप का जो है शॉर्टेज निकलेगा। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, नहीं तो आपका तो कैलेंडर बहुत पीछे छूट जाएगा ना, हजारों सालों में कहां रह जाएंगे आप, तो खत्म हो जाएगा पूरा, सब सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगा सूर्य से। तो जैसे जो इस्लामिक कैलेंडर है वो प्योरली लूनर है, इसीलिए उसमें हर बार छोटा ही होता जाता है। वही आप देखेंगे कि वही त्योहार जो है वो कभी गर्मी में पड़ जाते हैं, कभी जाड़े में पड़ जाते हैं, इतना अंतर तक आ जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो द लूनर कैलेंडर is a different thing from the solar and tropical calendar. Tropical calendar का क्या अर्थ हुआ? सीजन्स कि वही सीजन अगले साल किस दिन आता है। तो सीजनल कैलेंडर से भी जुदा हो जाएगा वो, क्योंकि अर्थ पर सीजन किसके हिसाब से डिसाइड होता है भाई? सूरज के हिसाब से और अर्थ के एक्सिस के हिसाब से, है कि नहीं है? मानते हो इस बात को? अर्थ का एक्सिस, उसका रेवोल्यूशन सूरज के चारों तरफ, इससे सीजन डिसाइड। इसमें मून तो कहीं है नहीं, पिक्चर में है कहीं मून? चंद्रमा कहीं इसमें पिक्चर में है? नहीं है। तो अगर प्योरली लूनर कैलेंडर रखेंगे आप, तो आप सीजन्स मिस कर जाया करेंगे कि नहीं, ये बताइए। हाँ, आयुषी बताते हैं कि कैसे उनको पता। कौस्तुभ और आयुषी दोनों के सवाल का जवाब दिया जाएगा। पहले यहां तक समझ गए, बताओ। ठीक, इस पॉइंट तक हम लोग समझ गए कि ये बात पक्की होगा। हाँ, तब समझ में आ गया कि जो प्योरली लूनर रहेगा वो एक तो हर साल छोटा होता जाएगा, उसका हर साल पीछे जो है वो पीछे नहीं, जल्दी हो जाएगा, उसके त्योहार जल्दी आ जाया करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो सीजन से मिसमैच रहेगा एकदम, कोई लेना ही देना नहीं सीजन से। कभी जो है वो सावन के महीने में बारिश हो रही है, तो कभी शरद ऋतु कहीं आ जा रही है, इस तरह के सिस्टम हो जाएगा। ओके, यहां तक भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि कुछ मेरिट्स इसमें है, कुछ अच्छाइयां हैं सोलर कैलेंडर में और कुछ अच्छाइयां हैं लूनर कैलेंडर में, इसलिए हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसीलिए इंडिया का ही सिर्फ ऐसा कैलेंडर है जो लूनी सोलर है, जो कि दोनों को आपस में बढ़िया से मैच कर देता है, और दोनों की अच्छाइयां, दोनों की खूबियां उसके अंदर है। कैसे मैच करता है? अधिक मास का नाम सुने हो कभी? क्या है? अधिक मास सुने हो? क्या होता है अधिक मास? अब तो समझ गए होंगे, अब तो इंटेलिजेंट लोग हो तो तुरंत गेस कर ले जाओगे। देखो, हम तुम्हें करके बताते हैं और तुम बताना कि समझ में आया कि नहीं समझ आया। यहाँ पे हम इसमें बना देते हैं, आप लोग बताना कनेक्ट और नॉट। आप देखते रहना पीछे, ठीक है। और इस खाली जगह में बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये पहला साल गया मान लो यहां से यहां तक, और जो सोलर ईयर है देखना, देखते रहना। सोलर ईयर दूसरे उसमें कर देते हैं। सोलर ईयर थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। सोलर ईयर थोड़ा लंबा चला, यहाँ 11 दिन रह गया कि नहीं रह गया? ये 11 दिन की शॉर्टेज हो गई। फिर अगले साल की साइकिल चलो, इसका अगला साल तो यही शुरू हो गया ना, तो ऐसे पहुंचा, फिर यहाँ खत्म हो गया, फिर ऐसे पहुंचा, फिर यहाँ खत्म हो गया। इस तरह से ये ऐसे छोटा छोटा लूनर चलता रहेगा। और जो सोलर कैलेंडर है दोस्तों, वो सोलर कैलेंडर कैसे चलेगा? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे चलेगा। तो ये गैप हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये गैप जो है वो आगे चलकर हर बार अगर 10-11 दिन का इधर उधर होता रहा है, 10-11 दिन का, तो एकदम से मिसमैच नहीं हो जाएगा आगे जाकर। तो हमारे लोग देखो क्या किए, बहुत ही बढ़िया चीज की वो क्या किए देखो। हमारा जो डिफरेंस है, माना कि 10 दिन का रोज का है, हर साल का 10 दिन का डिफरेंस है, 10 डेज का डिफरेंस है ये, ठीक है। 10 डेज का डिफरेंस है, तो एक साल बीता, फिर ऐसा दूसरा साल बीता। मैंने थोड़ा कर लेता हूँ, आधा साल आता है, पूरा ही बता देता हूँ। दूसरा साल बीता, उसमें भी 10 दिन मान लो, अभी समझने के लिए का, ठीक है। तीसरा साल आया, तीसरे साल में भी 10 फालतू हो ही जाएगा, 10 दिन का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो जब तीसरा साल हमारा खत्म हो रहा हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक साल हमारा ये खत्म हुआ, दूसरा साल खत्म हुआ, तीसरा साल खत्म हुआ, तीसरे साल तक आते आते कितने दिन का डिफरेंस हो गया? तीसरे साल तक समझ गए तुम अब?
हाँ कस्तूर, बिल्कुल सही, आप सब लोग समझ गए, अब इंटेलिजेंट लोग हो, हमारे जैसे तो हम कि पढ़ पढ़ के समझना पड़ा। तो 10 10 20 10 30, यही 30 एक एक्स्ट्रा जोड़ दो यहाँ पे, डिफरेंट, इसी को अधिमास अधिक मास कहते हैं। इसको यहां जोड़ दोगे तो जब नए सूर्य से शुरुआत होगी तो दोनों साल फिर बराबर हो जाएगा। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या आपको ऑब्जेक्शन है इस चीज में? अगली बार फिर जब दोनों साल फिर बराबर हो जाएगा तो हर 3 साल में अगर अधिक मास जोड़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर दोनों का फायदा आपको मिल गया। तो आप समझे मेरी बात, ये काम क्यों किया गया? नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड वी डू दैट? व्हाई डिड वी एट ऑल रिक्वायर टू डू दैट? Because we did not want to miss the seasonality, and seasonality depends on the solar calendar, you can say, just in loose terms. Seasonality is very well taken care of by the Gregorian calendar. अभी बताते हैं उसकी भी कहानी, ठीक है? तो अगर आपको सोलर सिस्टम को फॉलो करना है तो आपको हर बार एक एक महीना जोड़ते गए, ताकि ऐसा ना हो कभी कि जो सीजन गर्मी में पड़ना चाहिए वो आपका भी जाड़े में पड़ रहा है आगे चलकर कई सालों बाद। यू गेट इट? एंड दैट्स व्हाई लूनी सोलर कैलेंडर हमारा जो है वो दोनों के बीच का एक अच्छा, जिसे कहते हैं, आई विल नॉट से कॉम्प्रोमाइज, इट गेट्स द बेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो इसलिए ट्रॉपिकल ईयर जो यानी सीजनैलिटी है उससे कहीं हम पीछे, क्योंकि चंद्रमा का सीजन से तो लेना देना है नहीं, तो हम चंद्रमा पर डिपेंडेंट रहे खाली तो सीजन मिस कर जाएंगे। तो न मिस करने का तरीका ये है कि अधिक मास उसमें जोड़ दीजिए जब भी इस तरह की सिचुएशन है। उसका अपना अलग कैलकुलेशन है जो आपके स्कोप से बाहर है, वो भी मैंने पढ़ा और मुझे बहुत बुरा लगा कि इसका बेसिस क्या है, कि कब मानेंगे कि अब ये अधिक मास शुरू हो गया। बहुत जबरदस्त सिस्टम है। खैर, हम कभी पहले अफसर बन जाओ तुम लोग, फिर आराम से बैठ के इस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है? अभी बताता है, 1 अधिक मास इज एडेड आफ्टर एवरी 27 to 35 मंथ। बिल्कुल सही बात है। और वो क्यों, ये रेंज क्यों है 27 to 35 मंथ्स की जो रेंज है, ये क्यों है? यही मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता, नहीं तो इट विल गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर लेक्चर। ओके, मैं कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना समझ गए बहुत है। तो अब वापस आ जाइए, नक्षत्र सिस्टम समझ गए? ये नक्षत्र वाला सिस्टम आप समझ गए कि ये हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? देखिए, ये और अच्छे से आपको बता देगा। ये वाला आप अगर देखेंगे तो आपको और बढ़िया से पता चल जाएगा। ये मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी का ये नीला नीला दिख रहा होगा जो आपको, ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है। इस पृथ्वी से के चारों तरफ मून है, तो पृथ्वी और मून और उसका बैकग्राउंड। फिर दूसरा सिस्टम, पृथ्वी सूर्य और उसका बैकग्राउंड, दो सिस्टम का हम हेल्प ले सकते हैं। तो याद रहे, अब ये शब्द बता रहा हूं आपको मालूम होने चाहिए, याद रहे। पृथ्वी के सापेक्ष, इन कंपैरिजन टू द अर्थ, सपोज इफ अर्थ वाज स्टेशनरी, इफ अर्थ वर टू बी स्टेशनरी, देन इन कंपैरिजन टू पृथ्वी, इन कंपैरिजन टू अर्थ, सूर्य ये पूरा चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? यू गेट माई पॉइंट? माना कि अर्थ स्टेशनरी है, तो दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के लिए, एक सूर्य एक चंद्रमा। चंद्रमा कितने दिन में चक्कर लगा लेता है आप अब जानते हैं, सारे नक्षत्रों को कितने दिन में चक्कर लगा लेता है आप जानते हैं। अब सूर्य की बारी है, सूर्य कितने दिन में नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है आप अच्छे से जानते हैं, 365 दिन के आसपास में वो पूरा चक्कर लगा लेता है। दिस ईयर which denotes the time taken by sun to make a full circle in the 3D space is called sidereal year. सुने जरूर, हिंदी जरूर देख लेना, आ रही है sidereal year। यह बात समझ में आ गया सबको? ठीक, सिडिरियल ईयर है उसको। कितने तरह के ईयर है सब जानते रहो ना फटाफट, एक क्लास में हो जाए तो और क्या चाहिए, सारा समझ लो भाई, ये तो फायदे का सौदा है। तो सिडिरियल ईयर हो गया, ठीक। चंद्रमा तो ऐसे ऐसे हर महीने लगा रहा है चक्कर, समझ रहे हो बात को? ये बात समझे? धरती के चारों ओर चंद्रमा तो ऐसे ऐसे लगा लगा के 12 से गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, लेकिन सूरज की तुलना में वो 11 दिन छोटा रह जाएगा। ये भी समझ गए आप? बहुत बड़े, बहुत बड़े। अब एक और चीज, सीजन्स का एक साइकिल अब गिनो, याद रखना। अभी तक क्या था, हमने पहला चीज क्या सीखा? अर्थ स्टेशनरी है मान लो, तो सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगा के कितने दिन में आ जाता है, एक फुल सर्कल अपने उसमें कितने में लगा लेता है, तो भाई हो गया कि जो। अच्छा, एक और बात है, हम तुम लोग इंटेलिजेंट हो तो समझो, यहू का एक गिनती है दोस्त, यह गिनती एक अलग है कि सूरज गैलेक्सी के चारों ओर कितना दिन में चक्कर लगा लेता है, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टिक ईयर, ठीक है।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तब तक गूगल करो जरा कि गैलेक्टिक ईयर जो है वो कितने साल का होता है। तो आप लोग समझ गए ये वाला जो चक्कर है, एक हुआ, फिर सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लग रहा है वो दो हुआ, धरती के चारों तरफ जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है वो तीसरा हुआ। अब आप तीनों अच्छे से समझते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम कह रहे थे गैलेक्टिक ईयर, आप समझ गए। हमने कहा सिडीरियल ईयर, आप समझ गए कि सूर्य जितने समय में जब सूर्य के तरफ जो है वो सूर्य सारे नक्षत्रों का एक चक्कर लगाकर आ जाए, वो हो गया सिडीरियल ईयर हो गया। अब जो तीसरी चीज मैं बता रहा हूं वो सीजन्स को लेकर है, यानी वो याद है आपको, वो याद है कि भाई साल में एक दिन ऐसा आता है जब सूर्य इक्वेटर के एकदम ऊपर होता है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है सूर्य, याद है? क्या बोलते हैं उसको? अगर सूर्य एकदम सीधे में होगा, मेरे खोपड़ी के ऊपर सीधे होगा और मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं, तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर दिन रात होगा कि नहीं होगा? सिंपल है। इक्विनॉक्स इसी को तो बोलते हैं। इक्वी मतलब बराबर, नॉक्स मतलब रात, दोनों की रातें बराबर हो जाए, हो गया। तो अगर ऐसा है तो ऐसा कब होता है? उस दिन को 0.0 मान सकते हैं, ठीक है, 0.0 उसको मान लीजिए कि आज 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 सिर पे है भाई, आज एकदम सीधे में है, दोनों साइड बराबर है वो। और ऐसा ही अगले साल जब फिर से आवे, उसके बीच का एक साल मान सकते हैं? हाँ या ना बताओ। एक इक्विनॉक्स से अगला इक्विनॉक्स, यानी सेम वाला इक्विनॉक्स, ठीक, मान सकते हैं एक साल। ये जो एक साल है ये ट्रॉपिकल ईयर कह लीजिए इसको, ठीक है, इसको ट्रॉपिकल ईयर बोला जाता है, यानी सीजन्स वाला ईयर, कि भाई जाड़ा, फिर गर्मी, फिर ये, फिर ये जो पूरा एक साइकिल पूरी होती है वो सीधा। और वो किसकी वजह से होती है? वो किस वजह से होती है भाई? उसमें एक एंगल और आ जाता है, और वो एंगल क्या है? अर्थ का टिल्ट। देखिए कैसी चीजें बदल रही हैं। गैलेक्टिक ईयर आप समझ गए, सिडीरियल ईयर आप समझ गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अर्थ के टिल्ट की वजह से ये ऐसे ऐसे भी होता रहता है, ठीक, सीजन्स बदलते रहते हैं। तो अब आप ये भी समझ गए कि सीजन्स की एक साइकिल होती है, ठीक, वो ट्रॉपिकल ईयर कह लीजिए उसको लूजली। अभी यहां तक भी समझ गए? टूवर्ड्स एंड अगेंस्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक, सूरज की तरफ और फिर घूम के जाएगा तो सूरज के अगेंस्ट, तो उसके सीजन्स बन जाते हैं।
ये भी आप जान गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये भी जानते हैं क्या कि ये टिल्ट है यहू अपने आप में फिक्स नहीं है? ये भी जानते हैं आप कि ये टिल्ट भी फिक्स्ड नहीं है अर्थ का। 21 और 23, 23.5 के बीच में ऐसे ऐसे होता रहता है। एक दूसरा, उसकी परिक्रमा पथ भी नहीं फिक्स्ड है। तीसरा, ये जो वॉबल है ऐसे ऐसे जो घूमने की वजह से होता है, जो टाइडल जो पुल है उसकी वजह से जो चीजें होती है वो अलग है। कहने का अर्थ है कि इतना आसान नहीं जितना हम और आप समझते हैं। अगर एक बहुत लंबे पीरियड में हजारों साल के उसमें निकालेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे पीरियड में जब टाइम कीपिंग की जाती है तो क्योंकि वो 26,000 साल 41,000 साल तो बड़े बड़े हैं, इसलिए उसका फर्क दिखता नहीं है। लेकिन लंबे समय पे उसका फर्क दिख जाता है भाई, ये जान लीजिए। लंबा समय जब लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, उसका भी फर्क आपको जो है वो फैक्टरिंग करना पड़ेगा। इसीलिए जो है 26,000 साल पे जो है वो सारा कैलेंडर पंचांग सब अपडेट कर देना पड़ता है। इवन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि इतना एक्यूरेट माना जाता है 7-8 हजार साल के बाद उसको भी अपडेट करना पड़ता है, ताकि हम ट्रॉपिकल साइकिल को ना मिस कर जाएं। आप समझ रहे हैं? जब टिल्ट को जो प्रभावित कर रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात बहुत आसान शब्दों में, अगर टिल्ट भी अर्थ का बदल रहा है तो ट्रॉपिकल ईयर सिडिरियल ईयर से अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई चक्कर तो धरती लगा ही रही है, या कह लीजिए सूर्य चक्कर लगा रहा है समझने के लिए, तो ये तो फिक्स्ड है, कह लो फिक्स्ड है। लेकिन जो सीजनवा है वो तो उसका ड्यूरेशन तो अर्थ के टिल्ट की वजह से बदल जा रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं रह गया इन कंपैरिजन टू इस वाले चक्कर के कंपैरिजन। तो अगर ऐसा तो दोनों को कीप अप करना पड़ेगा कि नहीं, समय समय पर आपको सिडिरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, ताकि उसी तारीख को वो सीजन आवे। ये बात समझ में आई? आप समझ रहे हो धीरे धीरे। अगर एक साल धरती के परिक्रमा पथ पर निर्भर करता है और एक साल उसके टिल्ट पर निर्भर करता है, जो टिल्ट भी फिक्स्ड नहीं है, तो ये जो दूसरा वाला साल जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो पहले वाले साल से मैच करना पड़ेगा कि नहीं समय समय पे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और यही सब दिक्कतें पहले आती थी। इसीलिए सबसे ओरिजिनल जो कैलेंडर वो लोग जो फॉलो करते थे, वेस्टर्न जो कल्चर्स थे वो फॉलो करते थे, कौन सा कैलेंडर हुआ करता था? जो मतलब जो रिसेंट हिस्ट्री में जो उन्होंने रोमन कैलेंडर, ओके, दैट वाज द रोमन कैलेंडर। उस रोमन कैलेंडर को जो मॉडिफाई किसने करवाया, किसने इस चीज में जो है वो इनिशिएटिव लिया और सारी चीजें ठीक करवाई? हाँ, कोई बताओ भाई। यस मुकुल, यस निर्मल, बिल्कुल सही। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर का नाम सब लोग सुन किए होगा। उसने उसको ठीक करा, इसीलिए उस कैलेंडर को क्या बोलते हैं? जूलियन। हाँ, जूलियन कैलेंडर उसको बोलते हैं। अभी भी जो आपके जुलाई महीना किसके नाम पर पड़ा है? जुलाई, उसी के नाम पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 365 डेज का ईयर बनाया और 4 साल पे एक दिन जोड़ना होता था, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट आप जानते ही। तो 365.25 दिनों का एक साल हो गया। 365.25 दो पांच होके एक दिन हो जाता था 4 साल में, समझ गए ना बात? तो वो जूलियस सीजर ने कराया। लेकिन फिर ये जो प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस है, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस का इसमें गणना नहीं थी, इसलिए सीजन्स जो है वो छूट जाने का डर था, सीजन से साइकिल मिसमैच होने का डर था। और इसलिए जो कुछ रॉजर करके उनका कोई नाम था, मैं भूल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने चिट्ठी लिखी। किसको चिट्ठी लिखी? जो उस समय के पोप थे, जो चर्च के हेड थे, उनको चिट्ठी लिखा कि ये जो है इस तरह से दिक्कत हो जाएगी और हम लोग क्रिसमस जो है वो गर्मी में मना रहे होंगे, जो अभी जाड़े में आता है गर्मी में मनाने की नौबत आ जाएगी कुछ सालों के बाद, इसलिए इसको ठीक करिए। ये थोड़ा सा इसका जो प्रमाण है वो उसमें संशोधन चाहिए। तो चिट्ठी लिखी तो उन्होंने भेजा भी, लेकिन उस जो है चिट्ठी वो खोल नहीं पाया, उसको पढ़ नहीं पाया, एंड ही डाइड। अगर वो ओकेजन जो है यूटिलाइज हो गया होता अवसर, तो 300 साल तक वेट नहीं करना पड़ता, 1582 तक, या जब भी ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। 300 साल लग गए इस चीज को समझने में कि भाई ये गलती हो रही है, ये गड़बड़ हो रहा है। और इसीलिए जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर ने रिफाइन किया और मान को संशोधन करते 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 365.24 जो दिनों का एक साल निर्धारित किया गया, उसका बहुत सारा कैलेंडर किया गया। जो गलतियां थी उनके लिए कुछ दिन ड्रॉप किए गए कि भाई अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और ये करते 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 2 तारीखें फिक्स कर दी गई। ध्यान से सुनो, कितना बढ़िया चीज हो गया। 2 तारीख फिक्स की गई। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर सॉल्स्टाइस का मतलब क्या हुआ, जाड़े में जब सूर्य जो है उत्तरायण हो जाए, उत्तरायण तो आप लोग जानते हैं, सूर्य जब उत्तरायण हो जाए तब उसे विंटर सॉल्स्टाइस बोलते हैं, ठीक है। जब दक्षिणी गोलार्ध में गया सूर्य वहां, अच्छा देखो तुम लोग घबराना मत, सूर्य कहीं नहीं जाता है, धरती का एक्सियल टिल्ट की वजह से होता है, तो समझ रहे होगे ना, हम बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए करें। तो सबसे नीचे जब सूर्य गया दक्षिणी गोलार्ध में, तो जो मकर रेखा के ऊपर आया, ठीक है, तो वो क्या हो गई, अब वहां से जब चलेगा तो वो विंटर सॉल्स्टाइस हो गई, ठीक है। तो विंटर सॉल्स्टाइस 21 दिसंबर ना रे, सही बोल रहे हैं कि नहीं वे, 21 और 22 दिसंबर, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी फिक्स नहीं हो सकता है, नहीं फिक्स हो सकता है, उसी वजह से वो इतना आसान नहीं है फिक्स करना, लेकिन फिर भी कहा गया कि 21 दिसंबर को, 21 और 22 के बीच में विंटर सॉल्स्टिस मानी जाएगी। तो ये पहला ओकेजन है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ट्रॉपिकल ईयर के एक दिन को सिडिरियल ईयर के एक दिन से मैच किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर में, कि हम कहते हैं कि भैया हर साल 21 और 22 ऐसा फिक्स किया उन्होंने कैलकुलेशन करके कि 21 और 22 दिसंबर के बीच ही विंटर सॉल्स्टिस होता है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सीजन जो है वो मैच हुए तब जाके। आप समझ में आया बात की नहीं बात है, और वो फिक्स नहीं है, 8000 साल में अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो दाहिने बाएं हो जाएगा, फिर एक दो तिथि इधर उधर हो जाएगी, एक दो दिन इधर उधर हो जाएगी। ये बात समझे कि नहीं समझे, आज इसको बता के खत्म कर देंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। तो यह बात आप इस चीज को समझ गए। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाह, हम कुछ बचा तो नहीं कैलेंडर के सिस्टम में जो आपको बताना चाह रहे थे, सब समझ गए आप? हाँ, मुझे लगता है इतना बेसिक नॉलेज जो है काफी है, इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सीजनैलिटी आप समझ गए, सब चीज आप जान गए। अच्छा हाँ, अपने केस में हम लोग जो ये मना रहे हैं, अब देखिए कैसे, जो सबसे आगे थे हम लोग, सबसे आगे, सबसे रिफाइंड लूनी सोलर सिस्टम का यूज करने वाले सबसे साइंटिफिक लोग, उनका खुद का कैलेंडर ऐसी की तैसी हो गया। हम लोग जो है वो कीप अप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। जो मकर संक्रांति आप मना रहे हैं, कब मनाते हैं, 14 जनवरी को मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? वो तो संक्रांति तभी हो गई ना, आप समझे मेरी बात। विंटर सोल्स्टिस, उत्तरायण जो है वो, दोनों में अंतर जानते हो? मकर संक्रांति और उत्तरायण में अंतर समझते हो? क्या आप जानते हैं कि जो मकर संक्रांति हम मनाते हैं 14 जनवरी को, उस दिन उत्तरायण नहीं होता है? उत्तरायण का अर्थ क्या हुआ? सूर्य जब अपने सदर्न मोस्ट पॉइंट से चढ़ के चलने लगे उत्तर की तरफ, वो उत्तरायण है। तो 21 दिसंबर से शुरू होके, और जब वो चालू हो गया, ऊपर आना शुरू हो गया, तो पूरा गर्मी का सीजन बीत गया हमारा। ये पूरा समय उत्तरायण का है, समझे बात। मकर रेखा से ऊपर उठ के सूर्य जब कर्क रेखा तक पहुंचता है, ये पूरा पीरियड उत्तरायण है। उत्तरायण कोई एक दिन नहीं है, उत्तरायण एक अवधि है, ठीक है। और जिस समय सूर्य, ठीक है, सूर्य जब मकर, अच्छा अभी मकर बताया नहीं इसलिए रुक गया, चलिए छोड़ दीजिए, संक्रांति अभी मैं आपको बताता हूं आराम से। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए, तब आपकी सारी चीजें विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, क्योंकि इस चीज का समझना आपके लिए जरूरी है। तो अब आप समझ गए कि ये जो बैकग्राउंड है, उसको अगर एक 360 डिग्री जो है बना के उसमें माइलस्टोन्स गाड़ दिया जाए, माइलस्टोन्स कर दिया जाए, तो हमको 27 ठो नक्षत्र मिल जाते हैं। अब इन 27 जो नक्षत्र हैं, उसमें से बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको बता देता हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारा सब्जेक्ट अभी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। कुछ कुछ ताराओं के समूह को लेकर, जो कि एक आकृति बनाते हुए दिख रहे थे, कुछ कुछ नक्षत्रों को कंबाइन करके राशि बना दी गई है। राशियां जिन्हें कहते हैं जोडियाक, जोडियाक उन्हें कहते हैं। यानी देखो, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ठीक है, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा को मिलाकर ये बना दिया गया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका का कुछ पार्ट यहां भी है, कुछ पार्ट यहां भी है, समझ रहे हो मेरी बात। ऑब्वियसली अगर 27 नक्षत्र है दोस्त, उसमें से 12 राशियां बनानी है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, भाग लगा के बताओ। अरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मकर कौन लिख रहा है रे, हैं? अरे एकदम चौपट के डाल रहा है।
ये समझ गए? खैर छोड़ो, उधर नहीं जाएंगे। ये समझ गए ना आप कि 27 लोग इस तरह से देखो फैले हुए हैं, 27 लोग, उन 27 में 2 प्लस कुछ और, 2 प्लस कुछ और, 2 प्लस कुछ और, इस तरह से मिला के 12 राशियां निकाल दी गई हैं। तो यही है वो कहते हैं जो जेमिनाई में मेरा जन्म हुआ, मेरा टॉरस में हुआ, एरीज में हुआ, पाइसेस में हुआ, एक्वेरियस में हुआ। समझ गए बात? अब इसके वही दो तरीके चलते चले आ रहे हैं दोस्त, वही 2 तरीके चलते चले आ रहे हैं आज भी। अगर किसी व्यक्ति का धरती पे जन्म हो, मान लीजिए इस समय जन्म हो रहा हो, तो उस समय चंद्रमा किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, समझे? वही उसकी राशि हो जाती है। तो जो हिंदू का सिस्टम है उसके हिसाब से उसी को कहते हैं कि आप मेरी राशि जो है वो टॉरस है। और लग्न क्या है? लग्न भी सुने होंगे ना, बस इसके आगे नहीं जाएंगे ज्योतिष में। लग्न क्या है? जिस समय किसी का जन्म हुआ है उस समय क्षितिज पर कौन सा नक्षत्र उदय हो रहा था, ठीक, वो लग्न हो गया। और चंद्रमा किस राशि में था, वो उसकी राशि हो गई। बहुत ही इजी, बस इससे ज्यादा नहीं जानेंगे हम, बस नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, यहां तक आप समझ गए, आगे बढ़ जाए जल्दी से। अब एस्ट्रोनॉमी में जो दूसरा चैलेंज आता है वो यह आता है, तो सब तो 3D स्पेस है। एक तो अर्थ, उसके ऊपर से अर्थ स्पिन हो रही है, और हम लोग तो 1 मिनट के लिए चलो मान भी लें कि अर्थ को मान लो स्टेशनरी मान लें कि नहीं मूव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो भी किसी 3D स्पेस का, ये तारा, वो तारा, इधर का तारा, ऐसा, इसको आपको अगर डिफाइन करना हो, डिस्क्राइब, जो मैं बोला उसको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सूर्य और चंद्र तो चलायमान है खुद ही, आप समझे मेरी बात? मैं बार बार रुक क्यों जाता हूं, ताकि आपको सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। चंद्रमा और सूर्य की गति को निर्धारित और परिभाषित करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? तारों का इस्तेमाल किया। तो अब तारे की पोजीशन बतानी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सूर्य चंद्रमा की तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनका खुद ही का जो पोजीशन है वो उनके बेसिस पे डिफाइन हो रहा है कि नहीं है भाई? मान लो तारा यहाँ है और सूर्य जो है वो चंद्रमा यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो जब चंद्रमा का खुद का ही पोजीशन बैकग्राउंड पे बेस्ड है, तो बैकग्राउंड की पोजीशन बताने के लिए तो कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। आप समझ गए आप कि 3D, पूरे 3D स्पेस में अर्थ के चारों ओर जो 3D स्पेस है उसमें यदि हमें बताना हो कि ये इस पॉइंट पे है, तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जरा बताओ। चलो हम तुम्हारी चुनौती को आसान कर देते हैं। धरती पर किसी का पोजीशन बताना हो तो कैसे करते हो? दारागंज से यहां पहुंच जाओ या यहां पहुंच जाओ, क्या लगाते हो फोन में? क्या क्या लगाते हो बताओ? गूगल मैप लगाते हो कि नहीं? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर धरती एक ऐसे 3D स्फीयर है, बॉल है, उस पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बता सकते हैं, तो मान लो कि यही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड स्पेस में अगर एक्सटेंड कर दिया जाए चारों तरफ, पिंजड़ा, इसका धरती का पिंजड़ा बढ़ा दिया जाए चारों तरफ, तो आसानी हो जाएगी कि नहीं तारा बताने में? और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर। ये जो वंडर दैट वाज इंडिया है उसमें पेज नंबर 490 कॉस्मोलॉजी एंड ज्योग्राफी, पेज नंबर 491 एस्ट्रोनॉमी, 4930, 491, 492, 493, आप 490 से लेके आप सीधा पढ़ जाइए अप टू द पेज नंबर 505 तक। तो आप जो सौर्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्मोलॉजी ज्योग्राफी का कैसे मिक्सचर है, एस्ट्रोनॉमी कैसे आ रही है, अगर आप इसको ऐड कर देंगे आपका ज्योग्राफी और कल्चर की बहुत अच्छी एक यात्रा हो जाएगी। तो जो रोमिला था, सॉरी, जो वंडर इंडिया किताब है एल बाशम की, इंग्लिश में है 490 to 505। अगर हिंदी में आपको अगर वो सेम पेज ना मिले तो कॉस्मोलॉजी एंड ज्योग्राफी अपेंडिक्स 1 के नाम से आप देख लीजिए। बहुत जो भी आज सर ने पूरा समझा दिया, अगर आप आज पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहां तक अब आप समझ गए जो हम कहना चाह रहे थे कि अगर ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, तो जो इस पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो खींचे हुए हैं, अगर वैसा ही स्पेस चारों तरफ इमेजिन कर लिया जाए, इमेजिनरी, तो किसी 3D ऑब्जेक्ट को हम जो है वो लोकेट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, डिस्क्राइब करके किसी को बता सकते हैं कि यहां है। और वैसे भी छोड़ दो, वैसे भी बताओ। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है?
निर्मल सन लिख रहा है। बर्नार्ड स्टार लिख रहा है कोई। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम सुने हो? बिल्कुल सही निर्मल, तुम्हारी बात एकदम सही। कोई आपको ट्रिक करके पूछना चाहे कि हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो हमारा नियरेस्ट स्टार तो सन ही है ऑब्वियसली, लेकिन हमारा सौर मंडल जो है उससे नियरेस्ट स्टार कौन है कोई पूछे तब क्या है भाई? प्रॉक्सिमा सेंचौरी। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचौरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मित्र। हमारे ऋषि मुनियों ने उसका नाम क्या रखा है? मित्र। इससे क्या समझ में आया तुम्हें? एक दो चीज बता देता हूं इंटरेस्टिंग, जल्दी जल्दी। मित्र, उनको मालूम था कि ये हमारा मित्र, ये हमारे परिवार का नहीं है लेकिन हमारा मित्र है क्योंकि सबसे क्लोज है। जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर itself denotes that they had absolutely crystal clear idea about what is a planet and what is a star. Do you get it? वो जानते थे कि ये परिवार का सदस्य तो नहीं है लेकिन उससे सबसे, उसके बाद सबसे करीबी यही है, इसलिए उसका नाम मित्र है। प्रॉक्सिमा सेंचौरी का नाम मित्र है। ठीक है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो एक ये नक्षत्र है, बता देता हूँ थोड़ा बहुत जो याद आ जा रहा है। मैं आपको रोटेट करके बताता हूँ। स्कॉर्पियो में ठीक है, स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो कहाँ गए? ये स्कॉर्पियो है। इसमें जो भी तारा समूह ये दिख रहा है, इसमें एक एक ये तारा है जिसको ज्येष्ठा बोलते हैं, ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा बोलते, क्यों बोलते हैं ज्येष्ठा, इसको क्यों बोला हुआ? ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, है कि नहीं? बड़ा। तो साइज जो है वो, जो इज इट द ब्राइटेस्ट स्टार? हमको धरती पर से कैसे मालूम? इमेजिन करो, हमारी बात समझ पा रहे हो? हमें कैसे मालूम कि बहुत बड़ा है? जब बहुत ज्यादा चमकता होगा तब ना। यू अंडरस्टैंड? बहुत बड़ा और ब्राइट दिखेगा तभी हमको मालूम चलेगा ना। इट इज नॉट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स, नो इट इज नॉट, इट इज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार, आई वांट टू से। ओके, इसका नंबर चौथे पांचवें या 15वें पे आता है, बहुत नीचे है। मतलब ऐसा नहीं कि टॉप पे हो, फर्स्ट या सेकंड पे हो, नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। तो इवन दो इट वाज नॉट एज ब्राइट, बट स्टिल आवर फोरफादर्स न्यू दैट दिस वन इज अ बिगर वन, और इसलिए उसका नाम ज्येष्ठा रखा था। तो बिना किसी अपरेंट इंडिकेशन के भी वो जानते थे कि ये ज्येष्ठ है, ये बड़ा है। इस तरह की विजडम जो है वो हम लोग को उसी दिन हमें मोक्ष प्राप्त हो गया जिस दिन हमें इस भूमि, भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ मोक्ष उसी दिन प्राप्त हो गया। हमें कुछ और मांगने वांगने का अधिकार है नहीं ईश्वर से, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि अरे बड़ा मैदान है, देखिए ना, चित्रा, चित्रा दिख रहा है आपको? चित्रा, चित्रा मंथ्स के, जो महीनों के जो नाम है हमारे, अभी हमने तय कर लिया ना कि हम तो लूनर के हिसाब से चलते हैं और बाद में सोलर हो जाते हैं, अधिक मास जोड़ के, तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो जिस नक्षत्र के सामने चंद्रमा की मीडियन पोजीशन में आवे मंथ में, ठीक है, वही अभी जो महीना चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? बड़ा सब लोग बोलता है न्यू ईयर है, हिंदू न्यू ईयर है। क्यों है हिंदू न्यू ईयर? चैत्र क्यों है उसका नाम? इसलिए है क्योंकि जब चित्रा नक्षत्र के उसमें उसकी पूर्णिमा होती है, पूर्णिमांत अगर मेथड फॉलो करें तो चित्रा नक्षत्र के सामने अगर फुल मून हो जाए तो वो महीना चैत्र का महीना हो गया। और ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 12 मिल जाएंगे। विशाखा में वैशाख हो जाएगा, आप देखते जाइए। ठीक है, आप समझिए, सारा लॉजिक जानते जाइए। तो जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचौरी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको मित्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो है वो नियरेस्ट स्टार हो गया। अब मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि अगर किसी का स्पेस हमको डिफाइन करना हो तो हम करें तो क्या करें। तो क्या आप एग्री करते हैं? मैं एक इसको हाथ में ले लेता हूं, फिर आप बताइए मुझे। देखिए, मैं अर्थ हूं, मुझे धरती मानिए, और मेरे ये जो मेरा हाथ है इसको इक्वेटर मानिए। ठीक है, ऐसे मैं राउंड राउंड हूं, ऐसे ये जैसे धरती है
इसको अभी तिरछा उछा में पढ़िएगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मान लीजिए धरती सीधी खड़ी है, टिल्टेड नहीं है, ठीक है, और ये ऐसे घेरा है धरती का, और इस तरह से मैं पूरे आसमान को देख रहा हूँ, 180 डिग्री देख पा रहा हूँ भाई, यहां से लेके यहां तक आसमान देख रहा हूँ, और ये धरती का सरफेस है, ठीक है, मेरा जो सीना है ये धरती का सरफेस है मान लीजिए। अब यहां से कोई चीज गुजर यहां पर खड़ी हुई है, मेरे सापेक्ष मान लीजिए यहां पर है, तो इसको इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो ये जरूरत पड़ेगी दोस्त कि मेरा जो इक्वेटर का प्लेन है ये इससे कितना ऊपर है, कहो हाँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है, क्या आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट उसी उसी इंक्लिनेशन पर है? तो अगर हम कहें कि हमारे इक्वेटर से अगर 45 डिग्री ऊपर उठ जाओ तो तुमको वो तारा मिल जाएगा, तो लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा कि तो बहुत सारे तारे हैं इसमें, तो पूरा सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल ही कवर हो जाएगा। तो फिर सेकंड रेफरेंस पॉइंट की क्या जरूरत पड़ेगी? सेकंड रेफरेंस पॉइंट क्या चाहिए? एक तो ये हो गया कि हमारे इक्वेटर का जो तल है उससे इतना ऊपर, गर्दन इतनी आपको ऊपर उठानी है, इतना देखोगे तो तारा मिल जाएगा। दूसरा कि नाक की सीध से इतना इधर चलोगे तब, तो जहां ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटे हैं वहां पर पोजीशन हो गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सिमिलर टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? सिमिलर टू दैट, ओके। तो एक बहुत ही डीप और इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं कि अगर अब उसमें प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करो, अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओ कि धरती ऐसी नहीं है, धरती ऐसी है, एक्चुअली ऐसे है, ठीक, बात समझ गए? इस तरह से है धरती, यूं, वॉट एवर बी द केस, हम तो उसे सीधा ही मानेंगे, तो हम ऐसे ऐसे एंगल निकालेंगे और क्या, और ऐसे ऐसे, क्या दिक्कत है? तो वही हम करने जा रहे हैं। धरती का जो एक्सिस है, टिल्ट के बाद जो पोल बनता है उसे सेलेस्टियल पोल कहते हैं। सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, सेलेस्टियल साउथ पोल, ठीक है। और धरती जिस प्लेन, सूरज वाले प्लेन में, ये सूरज वाला प्लेन है तो समझ गए ना, या बताने की जरूरत है? धरती जिस प्लेन में चक्कर लगाती है सूरज का, उसी से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सब समझ रहे हो? चाहे चित्र में सूरज दिखे चाहे नहीं दिखे, इतना तो आप समझ गए होंगे कि धरती अगर ऐसी है तो सूरज ऐसे होगा सीधा, तभी तो 6.5 डिग्री का कह लीजिए, या यहाँ पे 23.5 डिग्री का बनेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? चैट बॉक्स में जल्दी बोलो। हाँ, तो इस प्लेन को, धरती और सूरज के जिस प्लेन को मैं लूज टर्म में जियो सोलर कर रहा था, याद है कि ये जियो सोलर प्लेन है, कॉपी लेके आया था और बताया था कि ये धरती का जियो सोलर प्लेन है ना, उसके लिए साइंटिफिक जो शब्द है वो है इक्लिप्टिक। इलिप्टिक नहीं, इक्लिप्टिक, सी है बीच में, इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। तो अब जब भी इक्लिप्टिक प्लेन बोला जाए, समझ लेना कि उस प्लेन की बात हो रही है जिसमें धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक, दूसरा, धरती का खुद का जो टिल्ट हुआ है उसकी वजह से उसका इक्वेटर टेढ़ा हो गया कि नहीं? और मान लो हम यहां हैं और यहां से तारा देखना चाह रहे हैं, तो जो हम हथवा ऊपर कर रहे थे, ऐसे ऐसे हम सीधे थे तब कर रहे थे ना ऊपर, तो टेढ़े होंगे, तो ये पॉइंट 0 बन जाएगा ना, ये वाला इक्वेटर का प्लेन बन जाएगा। बस उतनी सी बात है। ये इक्लिप्टिक प्लेन हो गया ऐसे, और ये धरती के टिल्ट की वजह से जो बना वो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये इक्वेटर का प्लेन हो गया। बहुत आसान, ठीक है, ये भी बात समझ गए आप? तो ये बताओ कि ये पॉइंट कौन सा है जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहा है? अगर ये बता ले जाओ तो मजा आ जाए, इसका मतलब समझ गए तुम लोग। ऐसे समझो, देखो देखो, हम कोशिश करते हैं ताकि तुम्हारी कठिनाई को आसान कर दें। ये देखो, इसको सूरज मान लो है टार्चुआ को, तो ऐसा कब होगा दोस्त बताओ कि सूरज जो है वो इक्वेटर को काटते हुए जाए ऊपर, फिर ऐसे घूम के आवे नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। देखो दक्षिणी गोलार्ध में सूरज चल रहा है, ये देखो दक्षिणी गोलार्ध में सूरज चल रहा है, फिर क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में चला गया, फिर उधर पीछे क्रॉस कर रहा है। तो ये कौन से पॉइंट हुए? हाँ, शाबाश बेटा, शाबाश निर्मल, बिल्कुल सही बात। यही तो इक्विनॉक्स हुआ ना भाई। दो तरीके समझ सकते हो चाहो
तो धरती को फिक्स कर दो, मानो धरती फिक्स्ड है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है धरती, लेकिन हम कह रहे हैं कि धरती को फिक्स कर दो, सूरज चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जब सूरज टेढ़ी हुई हुई धरती का चक्कर लगाएगा तो कुछ समय इस भाग में और कुछ समय इस भाग में नहीं रहेगा, तो एक ही बात हो गई ना घूम के, चाहे आप धरती को स्टेशनरी करके समझ लीजिए चाहे सूरज को। तो ये दोनों पॉइंट इक्विनॉक्स हो गए कि नहीं? बस यही छोटी सी चीज बता देता हूं और मजा आ जाएगा तुम्हें कि स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करने के लिए इन्हीं दो रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है कि वो झुके हुए इक्वेटर से कितना ऊपर है और इस पॉइंट से कितना दाहिने है, कितना दाहिने जाना पड़ता है इस पॉइंट के आगे। बस खत्म कि एंगुलर मोशन यहां और ये यहां, यहां दोनों जहां मिल गए वो पोजीशन हो गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज फॉलो माय हैंड। एक हो गया कि नाक की सीध से इतना जाना है और एक हो गया कि आपको अपने सीने की सिधाई से, इक्वेटर की सिधाई से इतना ऊपर जाना है। जहां ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें वहीं 3D पॉइंट हो गए कि नहीं, पोजिशनिंग हो गए कि नहीं हो गए? हम सूर्य के साथ यही तो करते हैं। मान लो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तुमसे हम खाली बोले कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, साल भर से हम लोग रगड़ रहे हैं, सूर्य की पोजीशन बतानी हो तो कैसे बताओगे? तो कैसे बताओगे? हम सूर्य की पोजीशन कैसे बताते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से नहीं। इक्विनॉक्स जो बोल रहे हो, तो इक्विनॉक्स कहते ही तुम क्या बता रहे हो? सूर्य का पोजीशन ही तो बता रहे हो कि अभी जो है वहां पे है, इक्वेटर पे आ गया, अभी जो है जाड़ा बीत गया और इक्वेटर पे सूरज आ गया, अब गर्मी बीत गई और फिर से इक्वेटर पे सूरज आ गया, फिर गया सदर्न में, फिर आया नॉर्दर्न में। तो हम क्या बता रहे हैं? सूर्य की पोजीशन बता रहे हैं। ठीक, तो अभी भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का ही इस्तेमाल एक तरह से कर रहे हैं हम। ठीक, वही चीज देखो ना, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मानो हमको इस तारे की पोजीशन बतानी हो, हम धरती पे यहां हैं और धरती का इक्वेटर ये है। अभी समझ लो कि हम ये पूरा झुका हुआ है, पूरा का पूरा झुका हुआ है। ठीक है, सिंपलिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सीधा बनाया। तो क्या होता है, जैसे किताब है, मान लो किताब को ऐसे खोल दिया जाए और मानो कि उसके पन्ने गिरे नहीं, जहां खुले हैं वहीं खुले रह जाए, तो ये बताया जा सकता है कि नहीं कि मान लो 100 पेज है इसमें, ठीक है, मानो 100 पृष्ठ है, 50वां पृष्ठ ये है मान लो, तो तारे की पोजीशन की ऊंचाई बतानी हो तो बता दोगे कि नहीं कि 1 2 3 4 चौथे पेज की सिधाई में है। सिंपल, चौथे पेज। और तारा नीचे होता, यहां होता तो कह देते कि ये 40वें पेज की सिधाई में। बहुत ही आसान। यानी कुल मिलाकर ये कि इक्वेटर से उसकी एंगुलर हाइट कितनी है? एक ये हो गया। ये जो मेजरमेंट है इसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं। डेक्लिनेशन, अवनयन या कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, डेक्लिनेशन इसको बोलते हैं। ठीक, इक्वेटर से कितना इधर को है, ये पॉजिटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यूज, समझ गए? इधर जैसे जाएगा +1 डिग्री, +2 डिग्री, +10 डिग्री, +45 डिग्री, प्लस पोलैरिस। ध्रुव तारा जो है वो कितने डिग्री पे है? ध्रुव तारे का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है? क्या लिख रहा है निर्मल? इट वुड हैव बीन इजियर इफ, नहीं नहीं, दोनों का अपना अपना महत्व है, मैं बताता हूं। दोनों का अपना अपना महत्व। वो सारी बात तुम्हारी सही है कि जबरदस्ती का जो ग्रीनविच बनाए हुए हैं वो डज नॉट फॉलो, इट्स नॉट अ नेचुरल जीरो ना, इट इज नॉट द नेचुरल प्राइम मेरिडियन। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ठीक है, उसमें हम लोग को कंट्रोवर्सी नहीं करना। ये बतिया समझ गए कि नहीं समझ गए? पता नहीं क्या पूछे थे हम पूछे क्या था? हम पूछे थे पोलैरिस को डेक्लिनेशन के टर्म्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे? +90 लिखो, +90, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, +90। ठीक है, और नीचे अगर कोई चीज होती, कोई तारा है मान लीजिए अगस्त्य है या कोई ऐसा तारा जो नीचे की तरफ थोड़ा है, इधर को जाओगे तो माइनस में डिस्क्राइब होगा। ठीक, एक तो हो गया खत्म, फिर इतना ही आसान है। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ये हो गया। अब दूसरा दूसरा क्या बचा? वही लॉन्गिट्यूड वाला, नाक की सीध से कितना इधर जाना है, हमको कितना इधर घूमना है। एक तो गर्दन कितनी ऊंचे या नीचे करनी है, और एक तो इधर और इधर कितना गर्दन झुकाना, दो चीज पता चल जाना चाहिए बस। तो जो दूसरा मेजरमेंट है उसको कहते हैं एसेंशन, राइट एसेंशन, दाहिने वाला एसेंशन, कि कितना दाहिने मूव करना है, और वो है ये। वही किताब खड़ी कर दी जाए अगर, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना।
हाँ, तो ये जो वहां समझे थे, देखो इस तारे को हमने कहा कि मान लो 45 पे है, फॉर सिंपलिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो प्लस 45 इक्वेटर से उठा हुआ है, प्लस 45 डिग्री। ओके, ये तो समझ गए। अब जो लॉन्गिट्यूड है ये, इससे कितना इधर है, ऐसे कितना घूमना पड़ेगा इधर को, समझ गए, ये एंगुलर डिस्टेंस है। तो इसको खड़ी हुई किताब समझ लो कि यहाँ पर 50वां पेज है, तो ऐसे 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 करके ऐसे समझ सकते हो। अंतर सिर्फ यह है कि जिस पॉइंट को जीरो मान लिया, जिस पॉइंट को जीरो मान लिया, उसमें माइनस प्लस नहीं होता है। इस वाले में माइनस प्लस नहीं करते, इसमें यहीं से गिनना शुरू कर देते हैं ताकि बहुत कंफ्यूजन नहीं रहे। एक वैसे ही प्लस माइनस हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। इसमें यहां से शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी घंटे लगते जाए। और याद रखना, इसका जो मेजरमेंट है वो डिग्री में होता है, अभी बताया कि ये 90 डिग्री है। इसका जो मेजरमेंट होता है वो घंटों में होता है, घंटा मिनट और सेकंड में, कि कितना घंटा बीत चुका है इस पॉइंट को गए हुए पीछे। तो इतना घंटा बीत चुका है और इतनी डिग्री पे है, वहां देख लो, मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज कॉल्ड राइट एसेंशियल। इसको 3D डायग्राम में समझना हो तो ऐसा समझना। ये हमारी अर्थ है, मानो इस तारे का पॉइंट हमें बताना है, तो पहला मेजरमेंट हो गया भैया कि जो इक्वेटर है, ठीक है, ये जो इक्वेटर है, कहां गई हमारी झुकी हुई इक्वेटर, तो ये सीधा करके दिखाया हुआ है, कोई बात नहीं। इक्वेटर से कितना, ये इक्वेटर वाला प्लेन है, तो इक्वेटर से कितना ऊपर उठना पड़ रहा है। और यहाँ इक्विनॉक्स वाला पॉइंट है, जहां पर सूर्य जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करता है, वहां से कितना, ये 1 घंटा, ये 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, 1 घंटा 1 घंटा, जितना भी दूरी गया वो उतना घंटा, तो वो चीज मिल जाए कि धरती से इतना ऊपर इस दिशा में देखिए और मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड राइट एसेंशन। ये जीरो आवर है, देखो यही इक्विनॉक्स है, इसको 0 आवर एसेंशन बोलते हैं। वही बात जो निर्मल कहना चाह रहा है, जो इस पर क्रिटिसिज्म होता रहता है ग्रीनविच मीन टाइम का, मेरिडियन का, वो यही बात है कि इसको ही मानना चाहिए था, यही को मानते हैं, 0 खत्म था बात। लेकिन आपको तो यह था कि हमारे हिसाब से समय चलता है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये पॉइंट आप पूरी तरह से समझ गए, बस 5 मिनट और, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो गया है ऑलरेडी बहुत ज्यादा। लेकिन क्योंकि इस बार डायग्राम से आप समझ रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा। चलो ये सब देख लियो आप। एक्लिप्स का पूरा सिस्टम आप समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, फट फट खत्म हो जाएगा 2-2 मिनट में। सबको याद रखना है भाई कि एक्लिप्स जो है वो सूर्य का भी और चंद्रमा दोनों का ग्रहण हो सकता है। जब कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखेगा। लेकिन उसमें 2 मुख्य पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि चंद्रमा अपने पथ पे, धरती के चारों ओर अपने परिक्रमा पथ पे सबसे नजदीक वाले पॉइंट पे है या सबसे दूर वाले पॉइंट पे है। ठीक है, प्लेन तो समझ गए ना, प्लेन समझ गए कि नहीं? रुको, सूरज को डायग्राम वाला मान लो और चंद्रमा और पृथ्वी ये मान लो। देखो, अगर चंद्रमा, हमने तुमको बताया था, याद है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ अगर ऐसे चक्कर लगा रहा होता, ऐसे उसी प्लेन में लगा रहा होता, एक्लिप्टिक प्लेन में लगा रहा होता, तो हर बार हर महीने सूर्य ग्रहण होता। लेकिन दिक्कत क्या है कि लगा ऐसे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बात समझ में आ रही है? तिरछा लगा रहा है। इसको मैं सीधा कर दूं तो आपको और अच्छा सही से, हाँ ये अर्थ सीधी हो गई, अब ऐसे लगा रहा है वो। तो इसीलिए घूमते 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 जब कभी वो इधर आ जाता है, यहां पर ऐसे काटने के लिए यहां आ जाएगा तब, और फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक, तो ये तिरछा है। तो जब कभी संजोग से यहां आ जाता है, साल में 2 बार तो होगा करेगा, जब संजोग से यहां आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गई बात एंगल की। अब डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये देखो, अगर सबसे नजदीक रहा तो अब तो पूरी तरफ ऐसे, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो जरा, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपनी उंगली को आंख के एकदम नजदीक ले आओ, आंख के एकदम नजदीक ले आओ, आंख खुली रखो, देखो पूरा कमरा ढक गया कि नहीं ढक गया। जैसे जैसे उंगली को आंख से दूर ले जाओगे, कमरे का ज्यादातर पोर्शन दिखने लगेगा। समझ गए बात? तो अर्थ के ज्यादा पास रहेगा तो पूरा सूरज ढक लेगा, और अगर दूर रहा तो कुछ हो सकता है सूरज का पार्ट ना ढक पाए। ये देखो, ध्यान से देखो, समझ जाओगे। अगर दूर वाली पोजीशन पे रहा
तो कुछ पार्ट ऐसा होगा सूरज का जो नहीं ढक पाएगा क्योंकि छोटा पड़ जाएगा। अगर पास रहेगा तो पूरा ढक लेगा। तो अगर ये पास रहा धरती के तो टोटल लूनर एक्लिप्स, अगर दूर रहा तो एनुलर एक्लिप्स। ये बात समझ गए? हो गया खत्म। जो कठिन चीजें हैं वही बताने जा रहा हूं, बस और कुछ दिमाग में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये देखो, तो अगली चीज क्या समझना है कि सूर्य, ठीक है, ये सूर्य हो गया, ये जो है वो चाहे सूर्य धरती चंद्रमा हो, चाहे सूर्य चंद्रमा धरती हो, जो छाया बनती है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डार्क होता है, और उसके आसपास जो होता है वो हल्की छाया बनती है। जो डार्क पार्ट होता है वो अम्ब्रा कहलाता है, अगर उसमें आ गया ग्रह तो, ठीक है, वो अम्ब्रा कहलाता है। और उसके अगल बगल जो है वो पेनम्ब्रा कहलाता है। और जहां अम्ब्रा खत्म होता है वहां फिर से वो गाढ़े से जो है लाइट होना शुरू होता है। ये बेकार है, इसमें ना पढ़ो तुम, इसमें परेशान ना हो। ठीक है, ये तो एक स्पेशल सिचुएशन में बनेगा। तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा याद रखना, कोई टर्म डाल दे तो समझ जाना। अम्ब्रा मतलब गाढ़ी वाली छाया, पेनम्ब्रा उसके बगल वाली जगह। और अब देखो इस चीज को भी समझो भाई, ये धरती है, उधर सूरज है, उधर सूरज है भाई, ठीक है। ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ दोबारा कभी जिंदगी में ना पढ़ना पड़े। ऐसे चल रहा है, चंद्रमा ऐसे आया, तो चंद्रमा ऐसे आया वो ठीक है, लेकिन इसकी छाया चंद्रमा की कहां पड़ेगी? पूरे धरती पे थोड़ी पड़ेगी, किसी एक पट्टी पे पड़ेगी। तो टोटल लूनर एक्लिप्स इस वाली पोजीशन में, इसमें नहीं, इसमें होगा ही नहीं। टोटल लूनर एक्लिप्स जब हो, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी सोलर बोलना चाहिए, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, तो जो चंद्रमा की छाया धरती पर जिस पट्टी पे पड़ेगी, कहा जाता है ना कि वहां से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। यहां जाइएगा तो सूर्य ग्रहण पूर्ण दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो छाया है, जिसको अम्ब्रा पढ़ा था ना अभी, वो कहां जो है वो पड़ेगी, जिस पट्टी में पड़ती है, क्योंकि टोटल सोलर एक्लिप्स वहां होता है, इसलिए उस पट्टी को द पाथ ऑफ टोटलिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द पाथ ऑफ टोटलिटी। ये देखो एग्जांपल के तौर पर 2017 में नवंबर में शायद जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तो ऐसे चंद्रमा की छाया ऐसे गुजरी थी, देखो, ठीक, चंद्रमा की छाया है ना, सूर्य छिप गया है, चंद्रमा बीच में आ गया, चंद्रमा की छाया ये पड़ रही है, इसलिए सूर्य ग्रहण हो गया। तो ये पाथ ऑफ टोटलिटी कहलाता है। ये सब टर्म्स है, कोई सही आने वाले पूछ ले तो मालूम होना। आगे बढ़ जाए जल्दी से। इसका ठीक उल्टा चंद्र ग्रहण, धरती आ जाए सूर्य और चंद्रमा के बीच में, फिर वही चीज लागू होगी, फिर वही बात लागू होगी कि अगर चंद्रमा सीधे ठीक उसी एक्लिप्टिक प्लेन में आएगा, उसी समय तो होगा, बताओ, उसी समय तो होगा ग्रहण। अगर ये एंगल वाला रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, तो यहां नहीं आएगा, यहां फिर नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह पे जब ये एकदम सीध में हो तभी चंद्र ग्रहण भी होगा। ये कौन सी पोजीशन है? अगर एंगल ना होता तो इस समय क्या हो रहा होता? धरती बीच में ना होती तो क्या हो रहा होता? अगर बीचों बीच में ना होकर यहां नीचे होती तो क्या देख रहे होते हम लोग? पूरी तरह से चमकता हुआ चंद्र, यानी पूर्णिमा ना, देखो पूर्णिमा है ना, हटा लो धरती को बीच में से, पूर्णिमा है कि नहीं है, पूरा फेस चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। और अगर इस तरफ होता तब अमावस्या, ये अमावस्या है कि नहीं? तो अब मैं एक लाइन बोलूं तो तुम लोग इत्तेफाक रखते हो कि विरोध करोगे मेरा? बताना, ऑब्जेक्शन करोगे। मैं कह रहा हूं कि यदि धरती और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के तल में जो प्लेन है रिवोल्यूशन का, उसमें ये एंगल ना होता तो हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो जाता। क्या ये डज इट मेक सेंस? अगर ये समझ गए तो फिर समझ गए सब कुछ। तो जब तक एंगल में रहेगा, एंगल में कहीं रहा, ऐसे ऐसे इस छाया से बाहर रहा कल, तब तक चंद्रमा की कलाएं चलती रहेंगी, वो सब रहेगा, ठीक है, अमावस्या फिर जिस समय ऐसे यहां बैठ गया, 2 बार ऐसा बैठेगा, एक यहाँ 2 बार ऐसा होगा, ठीक, उस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो जाया करेंगे। इस बात को समझ गए? बिल्कुल समझ गए। इस प्रकार से गुजरता है चंद्रमा। देखो एंगल देख रहे हो 5 डिग्री वाला, ये एंगल हुआ है 5 डिग्री का, देखो ये। तो जब तक बाहर रहता है तब तक तो ठीक, जैसे ही धरती के अम्बरा में आया, अम्बरा मतलब धरती की गाढ़ी वाली छाया, वैसे ही देखो क्या होगा, ये इस तरह से होगा। तो हम सवाल पूछ रहे हैं तुमसे ये
कि इसमें तो पूरा अंधेरा हो जाना चाहिए ना, ऐसा अंधेरा नहीं हो जाना चाहिए चंद्रमा पे। तो लाल काहे दिखा रहा है? इसका जवाब दो जल्दी। चंद्र ग्रहण पे चंद्रमा लाल काहे हो जा रहा है भाई? बताओ। हम जो कहे समझे कि जब धरती सूर्य के बीच में आ ही गई है और ये छाया प्रदेश में पड़ ही रहा है, तो इसका कोई भी कलर कहां से आ जाएगा जी? जब इसकी अपनी लाइट ही नहीं है, जब इस पूरी तरह से प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर है और सूर्य के बीच में अर्थ आ गई है, उसके बाद भी ये ब्लड रेड लाल लाल कैसा हो जाता है? नहीं नहीं निर्मल, ये ऐसा नहीं, बहुत आसान है। सुबह और शाम के समय जो आकाश की लालिमा का कारण है वही इसका भी कारण है। देखो, माना कि ये छाया प्रदेश में आ गया है, लेकिन सन की जो लाइट है वो यहाँ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे डिफ्रैक्शन, उसका जो है वो क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग आसान शब्द में समझ लो। स्कैटरिंग होने से आप तो जानते ही हैं कि स्कैटरिंग के समय जो है वो स्पेक्ट्रम जो है, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो डिपेंडिंग अपॉन कि एटमॉस्फेयर में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है और क्या पास ऑन हो जा रहा है, अलग अलग लाइट्स में टूट जाता है। इसीलिए दिन भर आप देखो तो नीला दिखता है और शाम को लाल, वही चीज हो जाती है क्योंकि लाइन ऑफ साइट सन की बदल जाती है। ठीक इसी तरह जो सनलाइट इस पर पड़ रही है उसमें से जो ऑरेंज और येलो रेडिश जो रेज है वो स्कैटर होकर अभी भी पड़ रही है इस पे, यहां से उनका पथ परिवर्तन हो जाता है और इसलिए वो इस तरह से दिखाई पड़ता है। जाने दो, आज इसको खत्म कर दे यार। सॉरी आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन इतने क्लास की तो आदत डालनी पड़ती है। नेक्स्ट एक्लिप्स आप समझ गए, एक्लिप्स अब आप समझ गए एक्लिप्स। अब जरा भी पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज टाइड्स। टाइड्स यू शुड नो। टाइड अब सबको तो मालूम ही है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, ये मून है। मान लो इसी तरफ सन है, पीछे सन है, उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मून जो है वो इस पूरे सिस्टम को खींच रहा है अपनी तरफ, पूरे सिस्टम को। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि अर्थ को या उस पे वाले पानी को नहीं, पूरे सिस्टम को ही अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन सबसे नजदीक कौन है? ये पार्ट। तो इसका पानी जो है वो खींच जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद धरती भी खींचेगी। धरती में भी धरती का ये पार्ट जो है वो ज्यादा खींचेगा, ये पार्ट कम खींचेगा क्योंकि दूर है। तो ये खींच रहा है। उससे बाद कौन खींचेगा? पानी भी खींचेगा, लेकिन ये उतना नहीं खींचेगा। ये वाला पानी भी खींचेगा, ये तो पूरे सिस्टम को खींच रहा है ना, आप ऐसे समझिए। तो पूरे सिस्टम को खींचेगा तो ये उतना नहीं खींचेगा। तो सबसे ज्यादा जो है ये बल्ज करेगा। ये बल्ज करेगा, पनिया लाएगा कहां से? पानी तो सीमित है ना। तो ये जब बल्ज करेगा तो यहाँ ये सिकुड़ जाएगा और ये इधर को खींच जाएगा। फिर धरती भी खींच जा रही है, पानी सबसे कम खींच रहा है, तो ये बल्ज जो है, एक तो ये कारण है और दूसरा कारण है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। इसमें दो थ्योरीज दी जाती हैं भाई, दोनों जान गया। इधर वाले बल्ज का भी कारण जान गया। तो अगर धरती स्पिन हो रही है, इसी में मान लो ऐसे स्पिन हो रही है, तो एक आदमी को यहाँ समुद्र में खड़ा कर दें, यहाँ पे इस जगह पे खड़ा कर दें, तो जब यहां से गुजरेगा तो डूब जाएगा पूरा। फिर यहाँ आते आते फिर से उतर आएगा, यहां तक पानी आ जाएगा। समझ गए इस बात को? तो ये हाई टाइड्स हो गए, दो लो टाइड्स हो गए। 24 घंटे के समय में एक स्पिन जब धरती कंप्लीट करेगी तो ये पनिया सूजा रहेगा और उसी में से धरती से पास हो रही है समझो। तो हर जगह पे 2 बार हाई टाइड और 2 लो टाइड आएंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए एकदम, कहीं कुछ इसमें है ही नहीं बताने वाला। अब सूर्य को लाइए पिक्चर में। सूर्य को पिक्चर में आप लाओ। ये मान लो सूर्य है और चंद्रमा ऐसे आया घूमता हुआ। तो जब इस जगह पे आएगा तो बात सही है कि नहीं सही है कि इसकी अपनी ग्रेविटी है, फिर चंद्रमा की भी ग्रेविटी है। चंद्रमा छोटा भले ही है लेकिन नजदीक है, इसलिए कहते हैं कि 2.5 टाइम्स या कुछ उसकी ग्रेविटी, उसका पुल जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा है। तो चंद्रमा तो 2.5 गुना जो है वो लगा ही रहा है। सूरज भी इसके साथ हो गया, तो ये को बहुत जबरदस्त बल्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बात ध्यान रखना, गड़बड़ाना मत। सूरज नहीं भी हो तो ये 24 घंटे वाली साइकिल तो चल ही रही है। अब बात ये हो रही है कि किस तिथि को, महीने में कौन से दिन ऐसा होगा कि यहां आ जाएगा। तो आप सब जानते हैं अमावस्या के दिन। इसमें कौन सी कहने की बात है? धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा कब आता है? अमावस्या के दिन आता है। तभी तो उसका ये वाला फेस हमको नहीं दिख रहा है, अंधेरे वाला फेस दिख रहा है। सिंपल सी बात है। और इस तरफ कब आता है? पूर्णिमा के दिन।
ये तो हम सब जानते हैं। तो समझो इस बात को, देखो इन दोनों ही स्थितियों में जब सूर्य के और अर्थ के बीच, अमावस्या के भी दिन और पूर्णिमा के भी दिन, होगा क्या कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पुल का लगेगा, एक इधर खींच रहा है अचक के, दोनों मिलकर इस तरफ खींच रहा है, और जब ये होगा तो मून 2.5 गुना ज्यादा पावरफुल है भाई। तो मून इधर वाले पानी को खींच लिया और जो बचा कुचा वो थोड़ा सन खींच लिया, उतना नहीं लेकिन सन ने भी खींचा। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो टाइड्स आएंगे उसमें जो हाई टाइड नॉर्मली होना चाहिए उससे भी ज्यादा आएगा हाई टाइड। डू यू फॉलो और नॉट? क्योंकि एक या तो दोनों साथ में है या दोनों ऐसे ऐसे खींच रहे हैं। तो चाहे दो जने मिलके तुमको दबा दें ऐसे, चाहे दोनों पावरफुल लोग एक एक हाथ खींच ले, दोनों में तो तुम्हारा हालत खराब होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो दोनों में आकर्षण बल जो है वो इस तरह से लगता है कि ये हाईएस्ट टाइड्स हो जाते हैं अंत में। ठीक है, इसी को स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। ठीक। अब एक और सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं और उसमें आप समझ जाएंगे। अगर इसमें भले ही ना हो, मैं इसी में बना के आपको दिखा देता हूं और मैटर एंड्स। बस आप ये समझ गए तो समझिए, सब समझ गए। देखो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बताना अगर आपको समझ में आएगा। हाँ। अगर ये चंद्रमा यहां की बजाय, इसको भूल जाइए कि यहां पे है, यहां बनाइए चंद्रमा। अगर चंद्रमा इस जगह पर या इस जगह पर हो, दोनों ही ले लीजिए स्थितियां, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, समझ गए ना? ये तो समझ गए महीना भर का खेल हो रहा है जो, एक हफ्ते में इधर होगा, एक हफ्ते में इधर, एक हफ्ते में इधर, यही तो है सारा गेम, यही तो है। एक अमावस्या में जो ये होगा शुक्ल पक्ष और वो पक्ष, समझ गए ना? कृष्ण पक्ष, यहाँ पूर्णिमा हो जाएगी, यहाँ अमावस्या, और ये एक एक हफ्ता वाला डिस्टेंस हो गया। हम कह ये रहे हैं कि जब चंद्रमा यहां और यहां होगा तब क्या होगा, ये दैट्स माय क्वेश्चन। जब चंद्रमा इन दो जगहों पर होगा तब उनके एक फोर्स इधर से लगा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे लगा, ये 90 डिग्री हो गया भाई। हाँ, इसमें उतना जोर, उतना स्ट्रेस नहीं लगेगा, क्योंकि जो है वो ना तो कॉम्बिनेशन में और ना ऑपोजिशन में हो रहा है। एक इधर को लगा रहा है, एक इधर को लगा रहा है, तो कैंसिल आउट जैसा हो गया, समझो। एक दूसरे का सहयोग प्राप्त नहीं होगा उसमें। तो जब एक दूसरे का सहयोग इनको और इनको नहीं प्राप्त होगा तो जो टाइड्स आएंगे वो उतने उस तरह के नहीं आएंगे। तो ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, तो ये पूरी तरह स्वेल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्वेल नहीं होगा उतना जितना नॉर्मली होता है, तो ये कम रह जाएगा और इसलिए यहां पानी थोड़ा सा ज्यादा रह जाएगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द नीप टाइड्स। ठीक है, इसको नीप टाइड बोलते हैं कि नीप जो है नीप, NEAP, नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड, टाइड देख लिया आपने, जब चंद्रमा या तो यहां हो या तो यहां हो। नीप टाइड मतलब है जब सूरज का जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पर चंद्रमा हो, यानी यहां और यहां, यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के बीचों बीच में जब चंद्रमा होगा तब जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और इसलिए स्प्रिंग टाइड नहीं बन पाएंगे और फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लास्ट आपका जो है वो है सिर्फ एक, ये देख लीजिए आप, एंड दैट्स ऑल। एक GIF है, ध्यान से इसे देखा, नासा के द्वारा बनाया गया है। ये आपको क्या बता रहा है कि मून जो है वो ग्रेविटी से इसको पुल करता है, तो ये भी खींच जाता है और नाच रहा है, वो हो रहा है, उसकी वजह से ये खींच रहा है। तो पहली सिचुएशन जो आपको बताई जा रही है वो क्या है? हाई टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, लो टाइड। क्लियर करो, यस बोलो चैट बॉक्स में। फर्स्ट सिचुएशन पे ध्यान देना, नेता मत बन जाना, आगे मत चले जाना। रुको हम कैसे इसको करें, ये हो सकता है कि ना हो सकता है। बस फर्स्ट सिचुएशन बताइए भाई खाली, ये आपकी लास्ट स्लाइड होगी और इस तरह से आप पूरा समझ चुके हो। फर्स्ट स्लाइड, यस यस, कि चंद्रमा जो है वो ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है और इस कारण से ये चीजें स्वेल हो जा रही हैं, तो ये हाई टाइड्स हो जाएंगे 2 बार 24। और धरती स्पिन तो कर ही रही है, ये सिंप्लिसिटी के लिए धरती को स्टेशनरी दिखाया गया, धरती स्पिन कर रही है। तो हर इस वाले जोन में सबका नंबर आएगा ना, सब लोग गुजरेंगे इससे, इस सिचुएशन से सब लोग गुजरेंगे। यहाँ वाला आदमी गुजरेगा कि नहीं 24 घंटे में हर साइकिल से? तो यहाँ वाला आदमी है हाई टाइड, हाई टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, हाई टाइड, हाई टाइड, लो टाइड। तो हर व्यक्ति को 2-2 बार मौका मिलेगा। अगली स्लाइड,
ये बता रहा है कि जो नेट फोर्स है वो कैसे फाइनली काम करता है। ये वाला बल्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा इसे खींच रहा है, और ये वाला बल्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि दो फैक्टर हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा कि जमीन खींची जा रही है ज्यादा, पानी पीछे छूट जा रहा है। अगली स्लाइड आपको समझाने के लिए, ये आदमी खड़ा हुआ है, मान लीजिए हम लोग हैं जो है समुद्र में, हिंद महासागर में कहीं पे है या समुद्र में, तो ये देखिए ये व्यक्ति है, हाई टाइड में गए हम लोग अब, ठीक है, फिर लो टाइड में आ गए, अब हम पानी नीचे चला गया, वापस चला गया, फिर आया हाई टाइड और फिर वापस चला गया। साइकिल समझ गए आप? आप दोनों को देखिए कैसे कंबाइन करके दिखा रहा है कि ये वो जो अभी तक जो साइकिल्स आपने पढ़ी है वो एक दिन की है, 24 आवर की, अब एक महीने का साइकिल दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं देखिए, ये अमावस्या, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। यहां पर इस वाले पोजीशन पे क्या हो रहा है बताइए, यहां पर पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये उतना स्वेल नहीं कर रहा है, देखिए कम हो गया। समझे आप बात कि हाई टाइड तो है लेकिन उतना हाई नहीं है नीप टाइड के समय, क्योंकि दोनों के फोर्स आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो एकदम बियॉन्ड हो जाएगा। नीली वाली जो लाइन है उसको एवरेज समझिए, एवरेज देखिए, एवरेज से ज्यादा, एवरेज से कम, एवरेज से ज्यादा, एवरेज से कम, समझे आप? तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड दोस्तों, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड कोई अलग चीज नहीं है, वो उसी 24 आवर साइकिल का ही एक स्वरूप है। अंतर बस इतना है कि महीने के दो समय ऐसे होते हैं जब चंद्रमा या तो पूर्णिमा या अमावस्या में होता है, तब वही जो हाई टाइड है वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, हाई टाइड जो है बहुत हाई हो जाएगा। और दो समय ऐसे रहेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीचों बीच, जब चंद्रमा और सूर्य 90 डिग्री पे एंगल पे बनाएंगे पुलिंग फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, और ऐसे टाइम पर नीप टाइड आएगा, एवरेज से कम। हाई टाइड तो होगा ही, ठीक है, हाई टाइड तो होगा लेकिन उतना हाई टाइड नहीं होगा, उसे नीप टाइड कहते हैं। आर दीज प्रोसेसेस कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय ईच ऑफ यू? आई थिंक नाउ इट इज, आज उतना बर्डनसम नहीं लगा होगा जितना उस दिन अच्छे से फोटोग्राफ वगैरह नहीं अवेलेबल थे इसलिए। इज दैट अंडरस्टूड? I'm really sorry I took a lot of time, but I thought it was necessary that once and forever now there should be no questions unanswered. So that is all from my side for today. God bless you. Jai Hind.